नमस्ते, मेरा नाम है विशाल तिवारी। एक स्माइलिंग फेस के साथ प्यारे बच्चों के लिए एक अमेजिंग लेक्चर फिर से आपके सामने लेके आ गया हूं। आपके प्यार सपोर्ट की भरपूर रिक्वायरमेंट है और इसको बनाए रखने के लिए आपको पूरे इंडिया के कोने कोने तक इसको पहुंचाना चाहिए। तो फटाफट स्टेटस ग्रुप और कहां कहां आप लोग प्रेजेंट होते हो डाल के मचा के शोर मचा के आ जाओ इधर और शांति से बैठ जाओ। एनसीईआरटी खोल लेना। अरे एक और बात, ये जो कार्बन फैमिली का हाथ से लिखा हुआ नोट्स भी आपको टेलीग्राम में दे दिया है, तो आप वो भी वहां पे भी ज्वाइन हो जाना। ठीक है, चलें तो परिवर्तन नीत में आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्लास 11 पी ब्लॉक। बहुत बड़ा चंक है, आज कंप्लीट करेंगे। लेक्चर 2 घंटे के आसपास का रखेंगे। और एक और कंप्लेंट है, सर आप ना लाइव में वो नहीं कर रहे थे, हमारा रिप्लाई नहीं कर रहे थे, हम तो आपके लिए खूब डील बनाए थे कल। कुछ लोग कह रहे हैं सर हम ना आग बना के भेज रहे हैं, फायर इन द लेक्चर, आपने देखा ही नहीं। अरे यार, मेरी एक वो है आदत है कि मैं लेक्चर्स के समय लाइव कमेंट नहीं पढ़ता हूं, लेकिन दिख जरूर रहा होता है, तो जब भी मैं ऐसे करके घूरता हूं ना, समझ जाना। लेकिन अभी भी मुझे कमेंट लाल नहीं दिख रहा यार। मेरा फेवरेट कलर पता है आपको? लाल, वो भी कुछ ऐसे शेप में। फटाफट से भर दीजिए, स्टार्ट करें। सब लोग आ चुके हैं, चलिए खैर हम स्टार्ट करते हैं आपके कार्बन फैमिली पे। हर एक लाइन, हर एक पॉइंट, हर एक इन टेक्स्ट सब कुछ कवर करेंगे इस लेक्चर में, और यही बात लिखी गई है यहां पे। ठीक है, ये आप कल के लेक्चर से समझ गए होंगे। आइए, लेक्चर में क्या है, अगर आप सुन के भी जाओगे ना तो भी बहुत भला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आना है और यही हमें पढ़ना है। कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स जल्दी से गिन दो तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं अगर आप जल्दी जल्दी बता दोगे तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड ये हो जाएंगे आपके कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स। ठीक है, अब कहा गया है कि सर कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड है। तो जर्मेनियम के बारे में हमने बड़े प्यार से पढ़ा था ना कि सर जी मेटलॉइड है। जर्मेनियम के बारे में पढ़ा था ना कि मेटलॉइड है, और मेटलॉइड से ऊपर नॉन मेटल होते हैं और मेटलॉइड से नीचे मेटल होते हैं। किसी भी ग्रुप में मेटलॉइड से ऊपर नॉन मेटल, मेटलॉइड से नीचे मेटल। तो इसका मतलब कार्बन और सिलिकॉन जो होंगे वो नॉन मेटल की कैटेगरी में गिर गए, और इससे नीचे वाले जो है टिन और लेड के बारे में बात करें तो ये दोनों मेटल की कैटेगरी में गिर गए। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? हाउ इज द जोश? ठीक है, नॉन मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, मेटल और मेटल। अब पता है एग्जामिनर क्या कहता है? पहले पैराग्राफ में लिखा है ऑकरेंस के बारे में, और 2 बार प्रीवियस ईयर में इस ऑकरेंस से क्वेश्चन आया है। ध्यान दीजिएगा। लोग कहते हैं पता नहीं कहां से पढ़े, क्या पढ़े, 250-300 की किताब आ रही है, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो कार्बन है इसमें पूछा गया है इट अकर्स एज, कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में। तो कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कोल के फॉर्म में, यहां कार्बन है, ग्रेफाइट के फॉर्म में, हाँ जी ये कार्बन है, कोल के फॉर्म में, ग्रेफाइट के फॉर्म में। चलिए, अगर कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्टेंस देखना है कि कार्बन कहां एग्जिस्ट करता है कंबाइंड स्टेट में, तो लिखा गया है कि सर मेटल कार्बोनेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बोनेट CO3-2 कार्बोनेट आयन, तो उसमें कार्बन है। अच्छा, तो सर मेटल कार्बोनेट हो गया कंबाइंड स्टेट में। चलिए एक और बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन में भी कार्बन है। ठीक है ना, CXHY हाइड्रोकार्बन होता है, उसमें भी कार्बन है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन है। मेजरली कार्बन नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है? ये रहा एलिमेंटल स्टेट में, तो कोल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और आपने पढ़ा होगा डायमंड। अच्छा यहां रहा, डायमंड पढ़ा होगा, तो डायमंड में भी तो कार्बन होता है। एलिमेंटल स्टेट का मतलब हो गया सिंगल कार्बन जहां मिल रहा है, एक एलिमेंट की बात हो रही है। लेकिन कंबाइंड स्टेट का मतलब कार्बन कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट होगा। देखो कार्बोनेट में कंपाउंड बनाया है, देखो हाइड्रोकार्बन में भी कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड बनाया है, कार्बन ऑक्सीजन कंपाउंड बनाया है CO2 के बारे में। अच्छा, एक क्वेश्चन ऑलरेडी आज है, मैं दोबारा आपसे पूछूं कि सर कार्बन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? तो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। दिस इज द 3rd लाइन इन द पैराग्राफ। कार्बन के कौन से आइसोटोप हैं? कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 12 और 13 जो होते हैं बच्चे ये स्टेबल आइसोटोप होते हैं, याद है क्या? अरे यही पूछा गया था कि सर कार्बन 14 अनस्टेबल आइसोटोप है।
ठीक है ना। कार्बन 14 यूज्ड इन द रेडियो एक्टिव डेटिंग, कार्बन 14 यूज्ड इन रेडियो एक्टिव डेटिंग। अब ये डेटिंग वर्ड से क्या हो जाता है, कई लोग मन में लड्डू फूटा है ना। चैट वेट ज्यादा ना किया करो मेरी क्लास में, बस दोस्ती हो जानी चाहिए, बाकी हम देख लेंगे। रेडियो एक्टिव डेटिंग क्या होता है बच्चे? रेडियो एक्टिव डेटिंग का मतलब होता है, डेटिंग का मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हो, आपका वाला नहीं है ये। केमिस्ट्री में डेटिंग का मतलब होता है इट इज यूज्ड टू फाइंड द एज ऑफ द कंपाउंड। मतलब कार्बन 14 कोई एलिमेंट कितना पुराना है, एज पता करने के लिए कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं। तो डेटिंग का मतलब हो गया इट इज यूज्ड टू फाइंड एज। वैसे शायद ये जहां तक आप लोग वाली डेटिंग है उसमें भी यही होता है कि आप भी जाते हो, देखते हो सामने से कैसा दिख रहा है इंसान, डेटिंग में यही तो हो रहा है। चलिए खैर, यूज्ड इन रेडियो एक्टिव डेटिंग। अरे सिलिकॉन के बारे में बात करें तो सिलिकॉन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स, एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स। सिलिका और सिलिकेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सिलिका क्या है? थोड़ी देर बाद अभी कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन में सबसे पहला कंपाउंड आएगा सिलिका। सिलिकेट सेकेंड लास्ट कंपाउंड आएगा बेटा SiO4-4। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट। दिस इज ऑर्थोसिलिकेट बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट। अब सिलिकेट का जनरली एग्जांपल क्या होगा नेचर में? सिलिकेट किस तरह से मिलेगा? सीमेंट देखा आपने, सीमेंट में आपके सिलिकेट्स हैं। अच्छा, ग्लास आपने देखा है, बहुत अच्छी। सिरामिक्स आपने देखा है, सिरामिक्स, ठीक है ना। सिरामिक्स में भी क्या होगा आपका? सिलिकॉन है। सिलिकॉन मतलब सिलिकेट्स का है उसमें, ठीक है ना। तो सिलिका एंड सिलिकेट्स कहां कहां पाया जाएगा नेचर में? सीमेंट, ग्लास और सिरामिक्स। अच्छा, एक और बात बता दूं, मैं यहां पे केवल एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। वैसे जब मैं इनऑर्गेनिक असली वाला पढ़ाऊंगा उससे बेसिक्स अच्छा होता है, बट एग्जाम में नंबर आता है इससे। तो जब मैं इनऑर्गेनिक असली वाला पढ़ाऊंगा तो और धुआंधार और मजेदार होता है वो। तो अभी असली वाला नहीं पढ़ा रहा, केवल एनसीईआरटी यहां पे लेके आ रहा हूं आपको, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आएगा। चलिए, अब मेटल जर्मेनियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? जर्मेनियम कहां पे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का अल्ट्रा प्योर फॉर्म, सिलिकॉन और जर्मेनियम का अल्ट्रा प्योर फॉर्म ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। इसीलिए मेटलवाइड बोला गया था पहले इन दोनों को, बट यहां पे चूंकि नॉन मेटल बोल रहा है, एनसीईआरटी जिंदाबाद, हमने भी नॉन मेटल बोल दिया, ठीक है। चलिए, अब क्या होगा? अब कई लोगों का एग्जाम आएगा, सर एग्जाम में आएगा तो क्या लिखेंगे? एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि डिबेटेबल है ये, ठीक है ना। एनसीईआरटी में खुद डिबेट है इसमें। चलिए, तो यहां पे आता है जर्मेनियम में कि अगर हम अल्ट्रा प्योर फॉर्म लेते हैं, अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, अल्ट्रा प्योर फॉर्म लेते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का, इज यूज्ड टू मेक सेमीकंडक्टर एंड ट्रांजिस्टर, इज यूज्ड टू मेक सेमीकंडक्टर एंड ट्रांजिस्टर, is used to make semiconductor and transistor. Okay, is used to make semiconductor and transistor. अच्छा, इन दोनों में मेटल्स में कैसे करेंगे आइए देखते हैं। टिन और लेड की बात करते हैं। पूछा गया कि टिन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, लेड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो टिन एग्जिस्ट्स एज SnO2। टिन का मिनरल है, एग्जिस्ट एज SnO2, ठीक है ना। और मिनरल अभी थोड़ी देर बाद मेटलर्जी में पढ़ेंगे, थोड़ी दिन बाद। लेड की बात करेंगे तो इट एग्जिस्ट एज PbS। अब SnO2 क्या है? तो भैया ये कैसीटेराइट है। SnO2 क्या है? कैसीटेराइट है। PbS क्या है सर जी? ये गैलेना है ना। इसका ओर है ये, टिन का भी ये ओर है, इनफैक्ट मेन ओर है इसका ये, ठीक है ना। चलिए, तो सारे एलिमेंट्स का एग्जिस्टेंस पहले पैराग्राफ में आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। SnO2 पूछेगा, इसका नाम पूछा गया है कैसीटेराइट। PbS का नाम ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। आइसोटोप्स कार्बन 14 का यूज ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। एलिमेंटल स्टेट के किन कौन कौन से फॉर्म है यह भी पूछा जा चुका है। तो देखो, एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा प्रीवियस ईयर में, सुने भी रहोगे तो दिमाग काम कर जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि सर ये तो हो गया, अगले आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। लाल कमेंट सेक्शन लाल होते रहना चाहिए। टॉपिक समझ आया? कमेंट सेक्शन लाल। और बेटा दूर दराज इलाकों में पहुंचाना पड़ेगा आपको। यह चैनल पे केवल कंटेंट की बात हो रही है तो हमें पीछे नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन फैमिली का कैसे लिखते हैं?
कोई भी पी ब्लॉक में कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो सर सबसे पहले हम लिखते हैं इनर्ट गैस, ठीक है ना, फिर लिखते हैं NH2, फिर लिखते हैं NP। अब NP1 लिख दें तो बोरोन फैमिली। आज हम सेकेंड फैमिली पढ़ रहे हैं तो NP2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड की हम बात कर रहे हैं। ये सेकेंड पीरियड का है n=2, ये थर्ड पीरियड का n=3, फोर्थ पीरियड का n=4, यहां 5, यहां 6। जल्दी से लिख सकते हैं क्या इसको, क्योंकि कल हमने ऑलरेडी इसको समझा हुआ है। तो सर पहले वाला इनर्ट गैस, जो भी एलिमेंट का लिखना है उससे पहले वाला इनर्ट गैस, जिस भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है उससे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन और फिर आपके पास आ जाएगा ज़ेनॉन। जो भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है उससे पहले वाला इनर्ट गैस। NH2NP2, n की वैल्यू 2 है बेटा, 2s2 2p2। यहां पे n की वैल्यू 3 हो गई, 3s2 3p2। लेकिन प्यारे बच्चों, फोर्थ पीरियड में ध्यान दें, फोर्थ पीरियड में डी सीरीज स्टार्ट हो जाता है, ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट हो जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आने लगते हैं। तो जब जब डी ब्लॉक एलिमेंट आएगा, कल ही पढ़ा है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है फोर्थ पीरियड में, गैलियम का साइज छोटा हो जाता था। हाँ, तो यहां पे डी ब्लॉक आएंगे। जब भी डी आता है तो n-1d के साथ लिखते हैं, जब भी डी आता है n-1d के साथ लिखते हैं। बोलो एकदम क्लियर है। सिमिलर कंडीशन में सर जब भी डी आएगा हम n-1d के बारे में लिखेंगे। बोलो एकदम क्लियर हो गया है। हाँ, सिक्स्थ पीरियड में तो सर डी तो है ही है, एफ भी आ जाता है। तो यार जब भी एफ आता है दुनिया में तो n-2 के साथ आता है, जब भी दुनिया में एफ आता है तो n-2 के साथ आ जाता है। अरे लल्ला बोलो क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही है क्या, कोई दिक्कत नहीं है क्या, आगे बढ़ जाए क्या? तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अगेन यहां पे देखोगे सबका आउटर तो सेम है। आप देखो यहां पे सारे एलिमेंट्स का आउटर कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है ना भाई। अरे सारे एलिमेंट्स का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, डिफरेंट क्या है? अरे कोर डिफरेंट है। यहां पे इनर्ट गैस है कोर, यहां पे इनर्ट गैस प्लस D10 है कोर, यहां पे इनर्ट गैस D10F14 है कोर। तो सिंस द कोर ऑफ द एलिमेंट्स आर डिफरेंट, सो प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, इसीलिए प्रॉपर्टीज हम आगे पढ़ते हैं। ठीक, एकदम समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगले टॉपिक पे। एनसीईआरटी में अगला दिया गया है कोवेलेंट रेडियस। भाई ये क्या है, आपको क्या दिख रहा है? क्या ये आपका बॉडी दिख रहा है? आप ऐसी तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हो बेटा तोंद निकल जा रहा है। सब लोग ऐसे ही हैं भाई। ये लॉकडाउन के बाद घर में बैठ के पढ़ने वाले सारे ऐसे हो गए। मैं भी एक एग्जांपल हूं। पहले मैं बहुत स्लिम हुआ करता था, बहुत स्मार्ट हुआ करता था, वन ऑफ द हैंडसम टीचर इन द इंडस्ट्री था। अब लॉकडाउन में घर में बैठ के हमारी भी हालत कुछ ऐसी ही हो गई है, ठीक है ना। जैसे जैसे नीचे जा रहे फैलते जा रहे। वही होता है यार कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस कहता है जैसे जैसे नीचे जाओगे फैलते जाओगे, मतलब डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। कोवेलेंट रेडियस में जैसे जैसे नीचे जाओगे फैलते जाओगे, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। हाँ या ना, चलो अच्छी बात है। सब लोगों को लग रहा है सारी इतनी सच्चाई, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है। तो यार कार्बन से नीचे जाओगे बड़ा सिलिकॉन, उससे बड़ा जर्मेनियम। सर जी टिन की बात कर लें, लेड की बात कर लें, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। कोवेलेंट रेडियस डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, इसमें कोई शक नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है शक की। अगले उस पे आ जाते हैं कि सर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यार आयोनाइजेशन एंथैल्पी से पहले एक सवाल मैं आपसे करूंगा। कल हमने क्या पढ़ा था? बोरोन फैमिली। कल हमने क्या पढ़ा था भाई? बोरोन फैमिली ग्रुप 13। आज हमने क्या पढ़ा है? ग्रुप 14। अरे ग्रुप 13 ग्रुप 14 में से कौन छोटा कौन बड़ा है? सर लेफ्ट से राइट जाओगे साइज कम होगा, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज छोटा होता है। लेफ्ट में बड़ा, राइट जाते जाओगे साइज छोटा हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस। बोलो हाँ या ना। अगर मैं बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली की बात करूं तो बोरोन फैमिली का साइज बड़ा होगा, राइट जाने पे कार्बन फैमिली का साइज छोटा हो जाएगा। अच्छा, जब यह बात है तो सबसे पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी में वही बता दो कि सर आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में किसका बड़ा किसका छोटा? क्या बेटा? साइज। ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में क्या बड़ा क्या छोटा साइज की बात कर रहे हैं ग्रुप 13 और 14 में। यार साइज अभी अभी देख के आए कि साइज होता है 13 का बड़ा, राइट जाओगे तो छोटा हो जाएगा। साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ग्रुप 14 का
साइज छोटा, आयनाइजेशन एनर्जी बड़ा, क्योंकि साइज छोटा है, न्यूक्लियस पास में है, जाने नहीं देगा। बेटा आप भी किसी के करीब चले जाते हो तो जाने नहीं देते हो, है ना। बहुत सारी बॉलीवुड में मूवीज बन चुकी हैं। हाँ, ऐसे इनकार ना किया करो, समझ रहे बात को। आओ यहां पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थोड़ी देर पहले ही तो देखा था कि सर साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो कार्बन सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा आयोनाइजेशन एनर्जी, नीचे जाओगे साइज बड़ा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता जाएगा। तो कैसी गीत, फिर आ जाएगा टिन, और ध्यान दे टिन और लेड, दिस इज द एक्चुअल चीज जो मुझे आपको यहां बताना था कि सर यहां पे वो साइज उल्टा हो गया। अब इसको एक्सेप्शन बोल दो, और हम बोलते भैया एक्सेप्शन है ही नहीं, ये है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सिक्स्थ फैमिली में एफ ब्लॉक की पुअर शिल्डिंग लग रही है, कल हमने बड़े अच्छे से पढ़ रखा है, तो सर जी लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। अरे एक्सेप्शन थोड़ी ना था, एक्सेप्शन नहीं था ना भाई, क्या था, ये था लॉजिक। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहां पे एनर्जी बढ़ गई। कॉन्ट्रैक्शन मतलब साइज छोटा होना, साइज छोटा हो गया एनर्जी ज्यादा लग गया। बोल ठीक, आगे बढ़ जाएं। तो सर तीन तो बड़ा सिंपल हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी से लेके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था, पति पत्नी और वो, मतलब शादी के बाद का अट्रैक्शन, मतलब बॉन्डिंग के बाद अट्रैक्शन, मतलब बॉन्डिंग के बाद का अट्रैक्शन, मतलब सर साइज छोटा है, ठीक है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा क्योंकि न्यूक्लियस पास में है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेसिकली अट्रैक्शन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है ये, तो सर यहां आ जाओ, कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू। एज यूजुअल क्या लग रहा है, आप मुझे बताते चलो, एज यूजुअल क्या लग रहा है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। थोड़ा सा फास्ट अगर हम लिखें, जल्दी जल्दी थोड़ा सा फास्ट करके अगर हम लिखते चलें, तो एज यूजुअल आपको यही तो लग रहा है कि सर कार्बन का साइज छोटा, अट्रैक्शन ज्यादा, ठीक है। बाकी इसके बाद ऑलमोस्ट ऑल आर इक्वल, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड ऑल आर इक्वल, ठीक है ना। ये ऑलमोस्ट इक्वल है, और ये तीनों तो पूरे इक्वल होते हैं, ठीक है। कार्बन और सिलिकॉन में फर्स्ट डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे देखेंगे, कार्बन फैमिली में फर्स्ट डिक्रीजेस देन रिमेन्स कांस्टेंट, फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन रिमेन्स कांस्टेंट। और ये भाई साहब पीवाईक्यू 2016 का सवाल है ना। अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसी में से कई सारे पीवाईक्यू आपके आगे, पढ़ो वहीं जहां से क्वेश्चन आए, कुछ भी मत पढ़ो, ध्यान दो ना। पीवाईक्यू 2016 में ये पूछा गया है, इनफैक्ट सिलिकॉन और जर्मेनियम ही पूछा था, पूरा नहीं पूछा था। अच्छा, तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई है, उसके बाद अच्छा यहां तक देख लो, इसके बाद कौन सा टॉपिक है एनसीईआरटी में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद आती है डेंसिटी। डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी इंपॉर्टेंट है। आइए सबसे पहले डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं। कार्बन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कार्बन ग्रेफाइट, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ध्यान से देखना, खोपड़ी खोल के देखोगे तो समझ आएगा। ला आ जाओ, कार्बन डायमंड की बात करते हैं। कार्बन डायमंड अगर है तो फिर कैसे देखेंगे, तो फिर अच्छा लिख ही देते, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसमें आयोनाइजेशन, सॉरी आपको बताना है डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी के बारे में। वीवीआईपी है, आईआईटी मेंस में पूछा गया है, वीवीआईपी है, आईआईटी मेंस से पूछा गया है, रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों एनसीईआरटी में दिए गए हैं, टेबल में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, टेबल में दिया गया है। तो अगर ग्रेफाइट है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, अगर ग्रेफाइट है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास बढ़ा दो डेंसिटी बढ़ जाएगा, नीचे जाने से मास बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है, यहां तक ओके है। लेकिन अगर हम कार्बन डायमंड की बात करते हैं तो भाई कार्बन डायमंड है, 3D नेटवर्क सॉलिड, और आज ही पढ़ेंगे, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस आज ही पढ़ेंगे, तो इसका डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा सिलिकॉन से। बस थोड़ा सा छोटा सा चेंज यही आता है कि अगर हमारा कार्बन डायमंड रहेगा तो सेकंड नंबर पे डेंसिटी चली जाती है, डायमंड हार्डेस्ट है, ठीक है। और अगर कार्बन ग्रेफाइट है तो नॉर्मल चलेगा। एज वी गो डाउन द ग्रुप, मास इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है क्या, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम एकदम सही है क्या, आगे बढ़ जाए। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, अभी तक हर एक पॉइंट कवर हुआ कि नहीं, एनसीईआरटी सामने खोल के रखता हूं इसीलिए कि भाई कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, डेंसिटी के बाद दो आएगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। चलिए बताइए,
अब डेंसिटी के बाद आपके पास दो आएगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये टेबल में दिया है, थ्योरी में नहीं दिया है। एनसीईआरटी बड़ा छुपा रुस्तम चीज है, जो बहुत डेप्थ में पढ़ेगा उसी को होगा। अब टेंशन नहीं है, वीटी सर है आपके सामने, ठीक है ना। लाल तो चैट होता ही नहीं है। अरे और तुम चैट में कुछ भी लिख लो, हम रिप्लाई तो नहीं करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। जल्दी जल्दी लिखो, ठीक है। तो यहां पे मेल्टिंग पॉइंट में बस एक है कि जैसे जैसे नीचे जाओगे मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ओनली देयर इज अ स्लाइट चेंज इन टिन और लेड, ओनली देयर इज अ स्लाइट चेंज इन टिन और लेड। बस ध्यान देना है बस यहां पे मेल्टिंग पॉइंट में, ठीक है। अब आप मेरे से ये नहीं पूछ सकते कि सर क्यों, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आयोनाइजेशन एनर्जी में भी क्यों चेंज हुआ, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा तो चलिए सर मेल्टिंग पॉइंट कवर हुआ। इसके बाद आता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। कहां गया, इसके बाद आता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट नहीं देखा गया है, क्योंकि कार्बन बेटा डायमंड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब डायमंड को बॉयल कर पाओगे क्या, जिंदगी बीत जाएगी उतनी हाई एनर्जी लाने में, ठीक है ना। नॉर्मली बट हाई टेम्परेचर तो लाना पॉसिबल है, मुमकिन है। लेबोरेटरीज में अभी भी है वो सब चीजें, डायमंड को पिघलाया भी जाता है, ठीक है ना, डायमंड को तोड़ा भी जाता है, बट नॉर्मल में कार्बन को हम बॉयल नहीं कर सकते, ठीक। इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं लिखा हुआ है। चलिए अब आ जाते हैं बच्चे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब एनसीईआरटी अगर आप खोल के रखे हो ना, एक चमत्कार दिखाता हूं। एनसीईआरटी अगर आप खोल के रखे हो ना तो चमत्कार दिखाता हूं। वो चमत्कार कहां है देख लेता हूं, ये रहा चमत्कार। अगर आप एनसीईआरटी खोल के रखे हो तो ये चमत्कार अभी आपको दिखेगा कि सर ये तो एटॉमिक नंबर सबको पता है, मास सबको पता है, कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया, रेडियस पढ़ाया, आयनिक रेडियस सेम है, सब सेम है, आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ाया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया, डेंसिटी पढ़ाया, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ाया, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया, ये रेसिस्टिविटी नहीं आता, इसको छोड़ दो। ऑल गुड, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनसीईआरटी को खंगाल देंगे। अच्छा कई लोग सोच रहे होंगे सर आप एनसीईआरटी पढ़ाते हो, थोड़ा ऊपर नीचे ही पढ़ो। यार अगर आपको वो वाली चीजें पढ़नी है जो कोचिंग से पढ़ाई जाती है तो वो मैं बैचेस में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अभी वो समय नहीं है, वो मैं यूट्यूब पे भी पढ़ा दूंगा, पढ़ाने में कुछ नहीं है, बट बैचेस में अभी केवल एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी। चलो नेक्स्ट, जैसे ही आप जाओगे भाई सबसे पहले हम आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। एनसीईआरटी में फिजिकल प्रॉपर्टीज और 2019 का क्वेश्चन मैं फिर बता दूं आपको, सवाल आएगा तो यहीं से आएगा, इधर उधर पढ़ने से नहीं आएगा। सवाल आएगा तो एनसीईआरटी से, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। और भाई कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। अरे यार अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया कि जर्मेनियम इज अ मेटलॉइड, और किसी भी ग्रुप में मेटलॉइड से ऊपर कौन होता है, नॉन मेटल। तो साहब कार्बन भी आपका क्या है, नॉन मेटल, सिलिकॉन भी आपका क्या है, नॉन मेटल। अच्छा तो सर मेटलॉइड से नीचे क्या होता है, तो टिन इज अ मेटल और लेड इज अ मेटल। ओके शानदार। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये आपके सामने आ गए फिजिकल प्रॉपर्टीज। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये आपके सामने आ गए फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा एक और कहता है कि सारे के सारे कार्बन फैमिली वाले सॉलिड है, ऑल कार्बन फैमिली एलिमेंट्स आर सॉलिड। वीवीआईपी पूछा जा सकता है, ऑल एलिमेंट्स इन कार्बन फैमिली आर सॉलिड, कोई लिक्विड कोई गैस नहीं। मात्र इतनी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे मूव करें। अरे अभी तक का हर चीज क्लियर हुआ हो, मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शन है पूछा जा सकता है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शन है पूछा जा सकता है, बॉइलिंग पॉइंट में कार्बन डेंसिटी पूछा जा सकता है क्योंकि ग्रेफाइट और डायमंड है। और बहुत खूबसूरती बात यह है कि सर एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है ना। हर एक आपको बस मेरे को ना केमिस्ट्री में 2-3 घंटे देने, नंबर नहीं बढ़ा तो फिर मेरा नाम बदल दो एक बार, ठीक है ना, नाम बदल के रख देना स्मार्टेस्ट टीचर। आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आओ केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन है मेरा प्यारा बच्चा जो ये बताने वाला है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन फैमिली। ग्रुप 14 में ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन है जो बताने वाला है। तो यार ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या बताया था, तो ग्रुप 4 और ग्रुप 14 जनरल, ग्रुप 4 और ग्रुप 2 जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हमने ही तो बताया था यार। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हमने ही तो बताया था कि सर +4 भी होता है +2 भी होता है। +4 याद करो, ये ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट था, यही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट था।
और प्लस 2 वाला याद करो तो सर जी इनर्ट पेयर इफेक्ट भोजपुरी में पढ़ाया था इनर्ट पेयर इफेक्ट को, है ना, एकदम क्लियर है। तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट भी ठीक हो गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट भी ठीक हो गया, मजा ही आ गया सर। लेकिन कार्बन CH4 भी तो बनाता है। इसका मतलब CH4 मतलब 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पे +1, 4 हाइड्रोजन पे +4 तो कार्बन पे -4 होगा। एक हाइड्रोजन पे +1, 4 हाइड्रोजन पे +4 तो कार्बन पे -4 होगा। होगा नहीं होगा? तो सर ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और +2 होता है। कार्बन ऑल्सो शोज -4, ऑल्सो शोज -4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल्सो शोज -4 ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा -4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको दिखाया जाता है, ऑल्सो शोज -4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +4 +2 होता है, ऑल्सो शोज -4 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे क्लियर हो गया है। चलिए, ऑल्सो शोज -4 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां तक हो गया है क्लियर। अब दो चीजें आपको बहुत नॉर्मल सी है एनसीईआरटी में। जैसे बोरोन में मुझे आप पहले आंसर बताओगे कमेंट में, ठीक है ना, और फिर मैं आपको बताता हूं। यार आपका कमेंट अभी देखूंगा मैं, ठीक है। बोरोन +3 नहीं बना पा रहे थे, क्यों? वाई वी आर अनेबल टू फॉर्म बोरोन +3? बोरोन +3 क्यों नहीं बनेगा बताओ? क्योंकि बोरोन से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 3 आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा, IE1, IE2, IE3। लेकिन जो सम ऑफ IE1, IE2, IE3 है इज वेरी हाई। सम ऑफ IE1, IE2, IE3 इज वेरी हाई, देयरफॉर वी कैन नॉट फॉर्म बोरोन +3। लेकिन बोरोन +3 कंपाउंड में बन सकता है, बोरोन +3 मतलब इंडिविजुअल नहीं बना सकते। सेम है कार्बन के साथ, सेम है कार्बन के साथ। कार्बन +4 इज नॉट फॉर्म्ड, कार्बन +4 इज नॉट फॉर्म, कार्बन बेटा +4 नहीं बना सकते। बिकॉज क्यों? बिकॉज सम ऑफ IE1, IE2, IE3, IE1, IE2, IE3, IE4 is very high because sum is very high। अरे बोलो यार, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +4 और +2 होता है। ऑल्सो shows -4 CH4 में। C+4 is not formed because sum of 4 आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई। अच्छा, एक और ऑर्डर बता दो यार। कार्बन +4 है, सिलिकॉन +4 है, जर्मेनियम +4 है, टिन +4 है और लेड +4 है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ मेरे से, बिना पूछे, बिना कोई एक्सपेक्टेशन किए हुए खटखट बता दो इन दोनों का स्टेबिलिटी का ऑर्डर। कार्बन +2, सिलिकॉन +2, जर्मेनियम +2 और भाई साहब टिन +2 और भाई साहब लेड +2, ठीक है ना। फिर से मैं बता दूं, कार्बन +4 एग्जिस्ट नहीं करता है, इमेजिनरी सिचुएशन में हमने ऐसा माना हुआ है। चलो जल्दी से अब इसका आंसर का केवल रीजन लिख दो कि व्हाट इज द रीजन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड। भाई रीजन क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड में जैसे नीचे जाओ, अरे डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का डाउन द ग्रुप जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ता है। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, नहीं डिक्रीजेस। अरे डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। बोलो ना, एकदम क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, बात भी समझ में आ गई है। चलिए, तो सर यहां तक अभी तक कोई पीवाईक्यू में इसका सवाल नहीं आया है, लेकिन ये वाला सवाल शायद आ जाए, ठीक है। एक यहां से सर्शन रीजन क्वेश्चन आपको बोल के जाऊंगा, डिट्टो बोल के जाऊंगा, जो कि इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपके एग्जाम में आ जाए। वो कब आएगा? जब मैं हैलोजन का रिएक्शन पढ़ा रहूंगा तब आएगा, बताऊंगा कौन सा है, ठीक है। इस साल वो आने के चांसेस पूरे, ठीक है, चांसेस है, मैंने फिर बोला हम भविष्यवाणी नहीं करते, ठीक है। और मेरे को कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना यार, ठीक है। बहुत अच्छे टीचर, आई रेस्पेक्ट, बहुत अच्छे टीचर, ठीक है। आप उनसे भी पढ़िए, मेरे से भी पढ़ लीजिए, जो उनसे नहीं समझ आता मेरे से समझ लीजिए, मेरे से नहीं समझ आता उनसे समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे टीचर, सारे बहुत अच्छे टीचर है, बट हाँ भविष्यवाणी नहीं करेंगे क्वेश्चंस की। आगे बढ़ते हैं, अब ये वीडियो कट जाएगा, हे भगवान मैंने क्या बोला। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा इसमें एक और चीज ऐड करेंगे, एक और चीज ऐड करेंगे। कंट्रोल उदय, कंट्रोल, आओ यार। एक और चीज ऐड करते हैं यहां पे कि सर अगर मेरे को मान लो ऐसा क्वेश्चन आए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन की बात कर रहा है, लेड की बात कर रहा है, तो आप मुझे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बस बताते चलो, मजा आ जाएगा।
तो सर कार्बन +4 में एग्जिस्ट करता है, सिलिकॉन +4 में एग्जिस्ट करता है, जर्मेनियम भाई साहब +4+2 दोनों में एग्जिस्ट करता है, टिन भी +4+2 दोनों में एग्जिस्ट करता है, लेड भी +4+2 दोनों में एग्जिस्ट करता है। हां, एक बात यह तय है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लेड +2 स्टेबल है, लेकिन टिन में ये स्टेबल है, +4 स्टेबल है, एग्जिस्ट दोनों करेगा बट स्टेबल ऊपर वाला होता है, ठीक है ना। ये तो +2 में एग्जिस्ट भी नहीं करता उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए Sn+4 के बारे में, अगर आपको भाई साहब Sn+2 के बारे में पूछा जाए, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इसको। अगर आपसे मैं पूछूं Sn+2 के बारे में, अगर आपसे मैं पूछूं जर्मेनियम +2 के बारे में, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? जर्मेनियम +2 के बारे में, टिन +2 के बारे में इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है? तुम बहुत बदमाश लोग हो, चैट में कुछ नहीं सुनूंगा, पढ़ाई करो बेटा, एक एक करके ब्लॉक मारूंगा इधर उधर किया तो। मैंने एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी, है ना, कि गुरु कैसा भी हो, कहां भी हो, जैसा भी हो, ठीक है ना, नजरे और सर दोनों झुक जाने चाहिए, लिटरली, ठीक है ना। और यूट्यूब पे भाई मैं बड़े कम टाइम से पढ़ा रहा हूं, और बाकी लोग बड़े सीनियर है, और सीनियर हमेशा गुरु माना जाता है। अगर आप टीचिंग लाइन में आओगे तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि एक टीचिंग लाइन में हायरार्की है कि कोई 10 साल से पढ़ा रहा है, कोई 20 साल से पढ़ा रहा है, कोई 15 साल से पढ़ा रहा है, कोई 2 साल से पढ़ा रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो जूनियर होते हैं टीचर्स, वो सीनियर टीचर्स को अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना, एक्सपीरियंस का कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। और जो भी मेरे से सीनियर टीचर्स है, चाहे इस प्लेटफॉर्म पे चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, दे ऑल आर गुरुज। और कुछ नहीं किसी को बोलना चाहिए, अगर आप किसी को गुरु मानते हो तो पाप लगेगा बेटा। इधर आइए, Sn+2, सर Sn+2 की अगर हम बात करें, टिन +2 की बात करते हैं, और एक बार को मैं Pb+4 की बात कर लेता हूं। तो सर Pb+4 अनस्टेबल है, Pb+4 अनस्टेबल है, इसलिए खुद रिड्यूस होके Pb+2 बनाएगा, है ना। Pb+4 अनस्टेबल है, इसलिए खुद रिड्यूस होगा, सेल्फ रिडक्शन। अगर खुद का रिडक्शन हो रहा है दैट मींस दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, अगर खुद का रिडक्शन हो रहा है दैट मींस दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट का काम होता है दूसरों का काम करना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। एजेंट का काम होता है दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, उसी तरह अगर मैं Sn+2 की बात करूं, सर ये अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा सर, Sn+4 स्टेबल में जाएगा, तो ये सेल्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो दूसरों को रिड्यूस करेगा, दूसरों का काम एजेंट करता है, तो क्या मैं इसको बोल दूं सर ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लियर हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट क्लियर हुआ, मजा भी आ चुका है, आगे बढ़ जाए। Sn+2 से Sn+4 यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेल्फ ऑक्सीडेशन है। Pb+4 से Pb+2 सेल्फ रिडक्शन है, जो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा दूसरों को रिड्यूस करेगा, जो खुद का रिडक्शन करता है दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो दिस इज हाउ इट इज डन। Sn+4 एंड Sn+2 बिल्कुल सही है, एकदम समझ में आया है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए वाला। चलिए, नाउ वी हैव ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। अब हमारे पास क्या है, ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। अगले टॉपिक पे हम मूव करते हैं कि सर केमिकल रिएक्टिविटी में ट्रेंड्स के बारे में थोड़ा बता दो, ठीक ना, केमिकल रिएक्टिविटी में ट्रेंड्स के बारे में बता दो। अच्छा, कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है? तो आप सब कहोगे सर कार्बन के पास NH2 मतलब 2 + 2 4, S+P4 मतलब टेट्रा वैलेंसी है क्या? हाँ। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है क्या? हाँ। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है उतने बॉन्ड बनाएगा? हाँ। तो कार्बन फैमिली 4 बॉन्ड बनाएगा जनरली? हाँ। इसका मतलब इन टेट्रावैलेंट स्टेट कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड। अच्छा, तो सर 4 इलेक्ट्रॉन है 4 बॉन्ड बनाएगा, टेट्रावैलेंट स्टेट में कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ध्यान दीजिए, बोरोन के पास NH2 था, 3 इलेक्ट्रॉन थे, ट्राइवैलेंट स्टेट था, ऑक्टेट इनकंप्लीट था, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। बट यहां पे 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन है, और 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब स्टेबल है, स्टेबल है मतलब कि ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा, ना ही लेगा ना ही देगा, ना ही लुईस एसिड ना ही लुईस बेस। वाह वाह वाह, उसी चीज को हम यहां लिख लेते हैं। इन टेट्रावैलेंट स्टेट कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड, इन टेट्रावैलेंट स्टेट कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड, कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड। टेट्रावैलेंट स्टेट में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है।
हाँ या ना? अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, दिस मींस देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन, दिस मींस देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड कार्बन, दिस मींस देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड कार्बन, ठीक है ना? देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड कार्बन, हाँ या ना? हाँ सर, 8 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के अराउंड। अच्छा 8 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हुआ? देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड कार्बन का मतलब कि सर 8 इलेक्ट्रॉन है, दिस मींस ऑक्टेट इज कंप्लीट। भाई ऑक्टेट का मतलब ही 8 होता है, दिस मींस ऑक्टेट इज कंप्लीट। अब ऑक्टेट कंप्लीट है यानी कि ब्रैकेट में लिखो भाई साहब स्टेबल है। अब स्टेबल है तो ना उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना उसको इलेक्ट्रॉन देना है, डोनेट करना है। सो इट नाइदर एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन नॉर डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, सो इट नाइदर एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, सो इट नाइदर एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन नॉर डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना? अच्छा अब ना ही वो एक्सेप्ट कर रहा है बेटा, ना ही वो डोनेट कर रहा है बेटा, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो लुईस एसिड नहीं हुआ, डोनेट नहीं कर रहा है तो लुईस बेस नहीं हुआ, सो इट इज नाइदर अ लुईस एसिड। अब ये सर्सन रीजन के लिए बहुत भयानक सवाल हो गया। इट इज नाइदर अ लुईस एसिड नॉर अ लुईस बेस, इट इज नाइदर अ लुईस एसिड नॉर अ लुईस बेस। एकदम ठीक है। टेट्रावैलेंट स्टेट में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, क्यों? क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, क्यों? क्योंकि NH2 है, तो 2 + 2 4 होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ना ही इलेक्ट्रॉन देगा ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब ना ही तो एसिड है ना ही तो बेस है। चमका तो लिखो हाँ कमेंट सेक्शन में, ठीक है? और ये रिकॉर्डेड है कि लाइव है, अगर इस डिबेट को छोड़ दे तो ज्यादा समझ आता है मेरे हिसाब से, ठीक है? तो चार्टे पढ़ेंगे बेटा, तुम लोगों को मैं ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन वाले बच्चे, अच्छा देखो जो बच्चे ऑनलाइन में आके कमेंट ना करके केवल पढ़ने पे ध्यान देते हैं उनका सिलेक्शन होता है। जो लोग खाली यस नो दिस दैट तुम्हारे कीबोर्ड पे ही ध्यान है, तो भाई जब हाथ चलेगा तो दिमाग कैसे चलेगा? दिमाग को जब चलाना होता है तो सब शांत होता है, ठीक है? सब कुछ शांत करके सुनना पड़ता है, तब सही होगा। अब यूं किया जाए, ओके यस सर नो सर, अरे नेहा तुम्हारा क्या हाल है, अरे आकृति तुम्हारा क्या हाल है, कुछ नेहा कह रही है अरे सोनू तुम्हारा क्या हाल है, कुछ आकृति कह रही है अगर मोनू तुम्हारा क्या हाल है। गधेड़ो, पढ़ना लिखना कुछ नहीं, बस हाँ घर वालों को दिखा रहे हैं कि वीटी सर का लेक्चर पढ़ रहे हैं, घर वाले समझ रहे हैं अरे वाह मेहनती वीटी सर है, और मेहनती हमारा बच्चा है, वो समझ नहीं रहे कि वीटी सर ही मेहनती है, यहाँ पे बच्चा तो नालायक है। चलो भाई अच्छा अब आ जाते हैं कि सर ये ना ही लुईस एसिड है ना ही लुईस बेस है। तो एक बात तो हम यहां पे क्लियर करते हैं कि सर ना ही लुईस एसिड है ना ही लुईस बेस है। कार्बन सेकंड पीरियड का है कि थर्ड पीरियड का? अरे यार सेकंड पीरियड का है। अब सेकंड पीरियड वाले की मैक्सिमम बॉन्ड 4 बना सकता है। कार्बन कैन नॉट एक्सीड इट्स कोवेलेंट मोर देन 4। यहां पे लिखो कार्बन हैज मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ 4। क्यों? क्योंकि सर 4 ही बॉन्ड बना सकता है ना, ठीक है ना? 4 ही बॉन्ड, मैक्सिमम 4 बॉन्ड। अच्छा क्यों मैक्सिमम 4 बॉन्ड? क्योंकि सर सेकेंड पीरियड में डी होता ही नहीं है, तो केवल एस और पी होगा। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड। चलो नेक्स्ट आप ऐसे भी देख सकते हो, एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, तो टोटल 4 ऑर्बिटल। 4 ऑर्बिटल मतलब 4 ओवरलैप, 4 ओवरलैप मतलब 4 बॉन्ड। ओके बट अब कार्बन तो है 4 बॉन्ड बना सकता है, बट सिलिकॉन की बात करो, जर्मेनियम की बात करो, टिन की बात करो, SN भाई लेड की बात करो, कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, ठीक है ना? ये अपने ऑक्टेट को बढ़ा सकते, कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट एंड हैज कोवेलेंस मोर देन 4 एंड हैज कोवेलेंस मोर देन 4, ठीक है ना? 4 से ज्यादा कोवेलेंस है। बोलो ठीक है क्या? एकदम सही है। अब आ जाते हैं यहां पे सिलिकॉन का क्या हो जाएगा बेटा? SiF6, सिलिकॉन SiF6 -2 है। फिर देख लो GeCl6 -2 है। फिर क्या है? SnOH होल 6 -2 है, ठीक है ना? ये एग्जांपल एनसीईआरटी का है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी से एज इट इज उठा के रख दिया, ठीक है ना? ताकि मैं इधर उधर ना भटक पाऊं। चलिए तो सिलिकॉन 6 बॉन्ड बना रहा है, जर्मेनियम 6 बॉन्ड बना रहा है, टिन 6 बॉन्ड बना रहा है, तो कहने का मतलब है कार्बन 4 बना सकता है, बाकी वाले तो उससे ज्यादा बना ही सकते हैं ना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है? चलिए तो यहां तक आपको ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी मैंने समझा दिया। अब ट्रेंड्स के बाद आते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ टेट्राहैलाइड्स, कार्बन हैलाइड्स, ठीक है ना? हाइड्रोलिट्स। अब हैलाइड्स बना लेते हैं, तो बेटा CCl4, SiCl4, GeCl4 और फिर आपके पास हो जाएगा SnCl4 और फिर हो जाएगा आपके पास PbCl4।
एकदम ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब आ जाओ कि सर यहां पे हाइड्रोलिसिस का मतलब कल ही बताया था कि सर पानी से रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस, पानी से रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। भैया जी पानी से रिएक्शन को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं, लल्ला मेरे पानी से रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अरे सर पानी से रिएक्शन करना है, आइए अब वाटर से रिएक्शन करना है, कैसे करेंगे भाई? वाटर के पास लोन पेयर है, हां वाटर के पास लोन पेयर है, हां वाटर के पास लोन पेयर है, बिल्कुल हां वाटर के पास लोन पेयर है, बिल्कुल हां वाटर के पास लोन पेयर है, बिल्कुल हां। अब देखो मैंने कल बताया था कि अगर आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, खाली कमरा, तो भाई साहब यहां पे कपल है। अगर खाली कमरा है, यहां पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो भाई साहब ये कपल ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खट से खाली कमरे के अंदर चले जाते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। लेकिन 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 कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल तो है ही नहीं ना, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। क्यों नहीं है थोड़ी देर में यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। 1s2 2s2 2p2 यही होता है इसका इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भूल जाओ तो भाई साहब 2s2 को हमने ऐसे लिख दिया, 2p2 को भाई साहब ऐसे लिख दिया। हां सर अब क्या करेंगे सर, ये तो ग्राउंड स्टेट है, लेकिन कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाता है वो एक्साइटेड स्टेट में बनाता है, मतलब s के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर p में चले जाएंगे। तो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है एक्साइटेड स्टेट में। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, कार्बन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है एक्साइटेड स्टेट में बनाता है। कार्बन फैमिली जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा एक्साइटेड स्टेट में बनाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में एक बॉन्ड यहां से, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, चौथा यहां से। अब खाली कमरा ही नहीं है, खाली वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अब भैया 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 वैकेंट ऑर्बिटल तो है ही नहीं, अब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ये जिसने भी बनाया वो बहुत ईमानदार इंसान, बहुत अच्छा इंसान है, उसको कुछ नहीं बोलते हैं। तुम लोगों ने अगर बना लिया तो तुम गधेड़े हो। कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, देयर आर नो वैकेंट ऑर्बिटल। कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अब भाई साहब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो ये जो कपल है क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा बेचारा। ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कहां जाएगा? है ही नहीं जगह, तो भाई डोनेट कर ही नहीं पाएगा, लोन पेयर डोनेट कर ही नहीं पाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा। इसलिए भाई साहब CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। CCl4 का हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं हो सकता? सर उसके पास खाली कमरा नहीं था, सर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था। अब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था तो सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन सकता है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन सकता है तो सर रिएक्शन नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में वाटर का लोन पेयर सामने वाले के वैकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब लोन पेयर होना जरूरी है, वाटर है तो होगा, यहां वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है तो CCl4 में नहीं है। लेकिन सिलिकॉन में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जर्मेनियम में भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसमें भी है वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अब वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो होगा, चारों सिलिकॉन हट के SiOH4 बन जाता है और 4 HCl निकल जाते हैं। सेम रिएक्शन इनके लिए होगा भाई, सेम रिएक्शन इनके लिए होगा भाई, GOH GOH4 SNOH4 सेम रिएक्शन इधर होगा। लेकिन सिलिकॉन में आपने एक करके बता दिया SiOH4 + 4 HCl। ठीक है ना, समझ में आया? तो भाई खाली कमरा भी होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मैं WBJE में मेरा बड़ा अच्छा रैंक आया था, है ना, वन ऑफ द बेस्ट रैंक्स था उस समय मेरा। WBJE एग्जाम, आई डोंट नो अब तो JEE से कनेक्शन ही टूट गया, होता तो अभी भी है। उसमें वेस्ट बंगाल की इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम्स होता था। ठीक है, तो मैं गया, उस समय बहुत तो होता है, ट्रेन व्रेन से जाते थे तो पैसे वैसे तो उस समय होते नहीं थे, तो हम लोग चले गए सारे दोस्त, 4-5 लोग एग्जाम देने WBJE का। कोलकाता स्टेशन पे उतरे, कुछ 24-24 घंटे, कोटा से गए थे, कोटा से कोलकाता 24-24 घंटे की ट्रेन थी। सोते खाते पीते निकल गए, वहां पहुंचे तो भाई रुकने का जगह ही नहीं है, क्योंकि अगले, अब हमें नहीं पता था WBJE में कैसे क्या करना है, उस समय वो भी नहीं था, उतना मैच्योरिटी नहीं थी। तो हुआ क्या कि हम चले तो गए कोलकाता, अब हमें 3 घंटे लगे होटल खोजने में, और एग्जाम सेंटर से हमें 10 किलोमीटर आगे जाके होटल मिला। तो भाई खाली कमरे का भी बड़ा रोल है जिंदगी में, है ना। एग्जामिनेशन की बात कर रहा था, पता नहीं आप क्या सोच रहे होंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बन हैलाइड्स की बात कर लेते हैं। आगे बढ़ते हुए बच्चों आ जाते हैं हम SiCl4। ये रहा सिलिकॉन, ये क्लोरीन, भाई ये क्लोरीन, ये भाई ये क्लोरीन, टेट्राहेड्रल बन गया SiCl4। टेट्राहेड्रल बन गया क्या? अब जैसे इसको रिएक्शन हम वाटर से कराते हैं, अब मैं पूरा रिएक्शन करा के दिखा रहा हूं, देखना ध्यान से। क्या होगा सर? वाटर के पास कपल है, किसका? इलेक्ट्रॉन का। अब कपल क्या खोज रहा है? वैकेंट ऑर्बिटल।
तो सर यहां से खट से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, याद करो सर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस बनेगा, डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस बनेगा। तो सर अब डोनर पे प्लस स्टेबल नहीं है, तो H प्लस यहां से, Cl माइनस यहां से, सेम बोरोन वाला था, तो H प्लस और Cl माइनस निकालते हुए सर एक Cl हट के OH लग जाएगा, खट से HCl निकल गया। समझ में आया क्या? एक HCl निकल चुका है। दोबारा जब पानी आया तो बेटा बहुत कुछ लेके आता है पानी, पहला OH हट चुका है, दूसरे पानी से दूसरा Cl हट चुका है, बोलो क्लियर क्या? तीसरे पानी से तीसरा OH लग चुका है, सिलिकॉन भाई, ऊपर OH है, इधर भी OH है, नीचे भी OH है, और इधर Cl हो जाएगा। चौथी बार जब हम पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा? सिलिकॉन, ऊपर जाएंगे OH, राइट हैंड साइड में OH, नीचे OH, इधर भी OH, और ये जो बना है आपके सामने, दिस इज SiOH होल 4, ठीक है ना? इसका स्ट्रक्चर यही है, और इसको हम बोलते हैं प्यार से सिलिसिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सिलिसिक एसिड। ठीक बा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आओ था ना? कैसन बा? ठीक बा? डर लग रहा है बगा? एग्जाम आओ था तो डराइल हुई मन क्या? तो डरे के नहीं क्या? देखा, हमनियों का जब एग्जाम देनी तब वो हमरा डर लग रहा है, तो हनिए जब एग्जाम देबा तहरो डर लागे, लेकिन एक माने ये नहीं है कि हम सब छोड़ छा के बैठ जाए, समझ लो का करे के बा, खूब पढ़े के बा, सब ये सब छोड़ा, जे भी होई कि ना हुई, डर लगी कि पता ना का हुई एग्जाम में, मम्मी पापा का कही लो, ये सबसे घबराए के नहीं के, हमने क्या करे के बा, बढ़िया से पढ़े के बा, हमने के अपन जो ड्यूटी बा वो निभावे के बा, जे हुई से देखा जाए का हुई भाई, भीजी सर के दिल से तरह के निकाल दिया जाए, तहर जगह यहाँ बा, यहाँ रही, हमेशा रही, होखो चाहे ना होखो, उसे हमारा ज्यादा फर्क नहीं पड़े के, तहनी की जगह यहाँ बा, यहाँ रही, समझ गया? बढ़िया से पढ़ा, बिंदास होकर पढ़ा, ये सब छोड़ा, समझ गया? आगे बढ़ा। तो चलो हम आगे बढ़ जाते हैं, भोजपुरी में थोड़ा थोड़ा मैं आपको ज्ञान दे देता हूं, चलिए। एंड आई एम ऑल्सो वेरी गुड इन इंग्लिश, बाय द वे, वेरी वेरी गुड इनफैक्ट, है ना? तो आई स्पीक इन इंग्लिश, आई वॉक इन इंग्लिश, आई टॉक इन इंग्लिश, आई लाफ इन इंग्लिश, इंग्लिश इज वेरी गुड, ठीक है? चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो टॉपिक आता है वो आता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन फैमिली का कैसे होगा रिएक्शन आ जाते हैं। कार्बन फैमिली जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो दो तरह के ऑक्साइड बनाती है। कार्बन फैमिली ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बेटा एमओ बनाता है, और कार्बन फैमिली रिएक्शन से ऑक्सीजन करके एमओ2 बनाता है। ध्यान से देखिए इस प्यारे बच्चों, सर कार्बन फैमिली ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मोनोऑक्साइड बनाता है, कार्बन फैमिली ऑक्सीजन से रिएक्शन करके डाइऑक्साइड बनाता है। अच्छा, मतलब क्यों ऐसा बनाता है? क्योंकि लल्ला प्यारे बच्चों बोला था ना कि +2 में भी एग्जिस्ट करेगा, +4 में भी एग्जिस्ट करेगा, दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट थे। अब एनसीईआरटी को कहीं से सपना आया और पूछ दिया एसिडिक ऑर्डर बताओ, एसिडिक ऑर्डर बता दो। एनसीईआरटी में हमने पूछ लिया गया एसिडिक ऑर्डर बता दो, क्या बता दो सर? बता दो MO और फिर MO2 में एसिडिक ऑर्डर बता दो। MO और MO2 में एसिडिक ऑर्डर तो बताओ, तो सर MO इज इन मेटल इज इन +2 और यहां पे मेटल इज इन +4। MO और MO2 मेटल इज इन +2, मेटल इज इन +4, एसिडिक ऑर्डर। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा एसिडिक ऑर्डर, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा एसिडिक ऑर्डर। मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर द एसिडिक ऑर्डर। बोलो क्लियर है क्या? जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मोर OS मींस मोर एसिडिक, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही ज्यादा एसिडिक। बोलो क्लियर क्या? कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई होगी, लेकिन अब भी नहीं होगी। आगे आते हैं। अब एक दो और ट्रिक बता देते हैं जिससे कि आपको मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन ही क्लियर हो जाएगा। MO वाले मैं लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं, MO2 वाले मैं राइट साइड में लिख रहा हूं। MO का मतलब, M का मतलब कार्बन का एलिमेंट, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया और बेटा लेड हो गया। M हो गया, अब O भी लगा दो, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड, टिन मोनोऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड। अब MO2 के बारे में भी हम जानकारी कर लेते हैं। MO2 के बारे में जानकारी करेंगे CO2, फिर जानकारी करेंगे SiO2, फिर जानकारी करेंगे जर्मेनियम O2, फिर जानकारी करेंगे टिन O2 और फिर हम जानकारी करेंगे बेटा लेड O2 PbO2 के बारे में। हां सर एकदम सही है। क्या हमें यह बात आपको आज तक किसी ने सुनाई है कि न्यूट्रल ऑक्साइड किसको किसको कहते हैं? दुनिया में केवल 3 न्यूट्रल ऑक्साइड है। फिर से बता दूं, चलो 4 बता देता हूं। NO, CO, N2O और वाटर को भी मान लिया जाता है, ठीक है ना? वाटर को अगर ऑक्साइड ट्रीट करोगे तो दे ऑल आर न्यूट्रल ऑक्साइड।
दुनिया में केवल 4 ही न्यूट्रल ऑक्साइड हैं पूरी दुनिया में, और इसको याद करने के लिए 9 को 9/11 याद है, 9 को बहुत नाश हुआ था, 9 को नाश हुआ, 9 नवंबर को ही बेटा सारे अटैक हुए हैं, नवंबर मतलब जनरली नवंबर में ही अटैक हुए हैं, और उसमें भी 9 तारीख को, तो 9 को नाश हुआ न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ये सारे के सारे न्यूट्रल ऑक्साइड है, NO, CO, N2 और वाटर। और यहां पे CO आपको दिख रहा है, इसलिए मैं प्यार भरी लहजों में आपको बता देता हूं कि सर जो CO होगा आपका न्यूट्रल ऑक्साइड होगा। चमका चमका कि नहीं चमका? अच्छा, कल ही मैंने एक और ट्रिक बताया था, आज वापस से बता देता हूं सर, कि हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के लिए बताया था कि जनाबे अली ने गाया कार में पंजाबी सॉन्ग, जनाबे अली ने गाया कार में पंजाबी सॉन्ग। इनके ऑक्साइड्स जो होंगे वो एम्फोटेरिक होंगे, मोटे मोटे तौर पे बताया अभी, ठीक है। इनके ऑक्साइड जो होंगे वो एम्फोटेरिक होंगे, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स नहीं किया, ठीक है। तो अब देखो यहां पे पंजाबी सॉन्ग दिख रहा है, सर जी पंजाबी सॉन्ग दिख रहा है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब पंजाबी सॉन्ग जो होंगे दोनों के दोनों एम्फोटेरिक हैं। पंजाबी सॉन्ग वाले जितने भी हैं सब के सब सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। पूछा गया सवाल, दिस एंड दिस हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन PYQ। चलिए अब आ जाते हैं, अब बाकी बचा हुआ, इसका मतलब जो भी बचे हुए हैं वो सारे के सारे क्या एसिडिक है भाई, न्यूट्रल हो गया है ना, फिर हमारे पास एम्फोटेरिक हो गया। अब जो बचे हैं सारे एसिडिक हैं, तो CO2 भी एसिडिक है, SiO2 भी एसिडिक है, GeO2 भी एसिडिक है, और GeO भी एसिडिक है, और आपके पास एक और चीज बच गया SiO। SiO का नेचर हम पता नहीं कर पाते, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो SiO का नेचर पता कर दो, लेकिन आप पता नहीं कर पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि इट एग्जिस्ट्स एट हाई टेम्परेचर ओनली, एग्जिस्ट्स एट हाई टेम्परेचर ओनली, एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर, केवल और केवल हाई टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट करता है SiO, ठीक है ना। CO न्यूट्रल है, SiO एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर ओनली, जर्मेनियम एसिडिक है और बाकी एम्फोटेरिक है। तो सबके हमने नेचर भी पता कर लिया। इसके बाद NCERT में और कुछ नहीं दिया है ऑक्साइड्स के बारे में, फटाफट से लिखिए इसको, और तो कुछ छूटा नहीं ना। चलिए, और कुछ नहीं छूटा है, अब आगे आ जाते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फिर रिएक्शन विथ वाटर। चलिए फटाफट से लिख लीजिए कि सर +2 और +4 दोनों में ऑक्साइड बनाएगा। 9 को नाश हुआ से आपको न्यूट्रल पता लग गया। एम्फोटेरिक के लिए जनाबी अली ने गाया कार में पंजाबी सॉन्ग। बाद बाकी सारे एसिडिक हैं। SiO का नेचर आप पता नहीं कर पाओगे, क्योंकि केवल हाई टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट करता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए अब आ जाते हैं आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ये वाला सवाल। इन टेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ये वाला सवाल, सेलेक्ट द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14 दैट फॉर्म्स द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। भाई सेलेक्ट द मेंबर ऑफ द ग्रुप 14 दैट फॉर्म्स मोस्ट एसिडिक डाइऑक्साइड। मैं आपसे पहले जानना चाहता हूं, बताओ आंसर। बेटा छापना मत, छापोगे ना तो ये 5 उंगलियां छप सकती है गाल पे, ध्यान देना। 2.5 किलो का हाथ है ये, और जब पड़ेगा ना तो 5 किलो का पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। सर अभी मैंने कल की ही लेक्चर में बताया था कि जैसे जैसे नीचे जाओगे डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है ना। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर बेटा इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। बहुत सही बात, डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मजा ही आ गया। ये क्या हो गया? डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो इसका मतलब जैसे जैसे नीचे जाओगे बेसिक होगा, इसका मतलब टॉप वाला एसिडिक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? जो सबसे टॉप पे होगा। तो इसका मतलब कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। हाँ, नेक्स्ट, नेम द सेलेक्ट द मेंबर इज कॉमनली फाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है? हमें याद आया सर कि इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाया था आपने, और कॉमनली लेड +2 ही स्टेबल है, बाकी +2 स्टेबल नहीं है। कौन है जो सेमीकंडक्टर की तरह इस्तेमाल होता है? बेटा पैराग्राफ नंबर 1, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज यूज्ड इन मेकिंग सेमीकंडक्टर एंड ट्रांजिस्टर। बोलो हाँ, क्लियर। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर यूज्ड टू मेक ट्रांजिस्टर एंड सेमीकंडक्टर्स। तो हमारा ये भी कवर होते हुए इन टेक्स्ट। अगला आ जाते हैं रिएक्शन विथ वाटर। पानी के साथ रिएक्शन क्या होगा? अगेन अब कार्बन फैमिली की हमें रिएक्शन पढ़नी है। कैसे गीत सुनोगे प्यारे बाबू? बेटा बड़ा सिंपली देखिएगा, पानी से हम रिएक्शन कर रहे हैं,
रिएक्शन रटना मना है सर, रिएक्शन रटना मना है सर। आइए अब देखो, पानी की रिएक्शन है, वाटर से रिएक्शन है, कार्बन रिमेन्स अनएफेक्टेड, नो रिएक्शन। सिलिकॉन रिमेन्स अनएफेक्टेड, नो रिएक्शन। बेटा नॉन मेटल की रिएक्शन ही नहीं हुई। इनफैक्ट जर्मेनियम रिमेन्स अनएफेक्टेड, बेटा मेटलॉइड की रिएक्शन नहीं हुई। क्या? पानी के साथ ओनली मेटल्स आर रिएक्टिंग। कार्बन फैमिली में केवल मेटल की रिएक्शन हो रही है पानी से, और ऑक्साइड बनेगा। ध्यान दीजिए, यहां पे SnO2 टिन जो है +4 में बनाता है स्टेबल, इसलिए SnO2 बन गया। लेड में सर यहां पे PbO बनाएगा, बहुत सही बात है। जैसे कल मैं बता रहा था Al2O3 एल्युमिनियम बिकम्स पैसिव, वही तो यहां भी है। अरे भाई साहब कि सर लेड बिकम्स पैसिव, यहां पे आ जाएगा PbO, Pb लेड बिकम्स पैसिव। लेड जो है वो पैसिव हो जाता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। ऑक्साइड लेयर की फॉर्मेशन की वजह से लेड ऑक्साइड, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। एकदम ठीक है, क्या समझ में भी आया? तो नॉन मेटल और मेटलॉइड्स रिएक्शन नहीं करेंगे पानी से, केवल और केवल मेटल्स रिएक्शन करेंगे पानी से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई है, ठीक है ना। लेड बिकम्स पैसिव बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं सर, वीवीआईपी करके देख लीजिए। वीवीआईपी शायद आपका ध्यान नहीं गया हो, बट इसके आगे स्टार लगा दीजिएगा कि यहां पे H2 गैस भी इवॉल्व होगा। लेड में ऐसा नहीं होता है, लेड में ऐसा नहीं होता है। अब ये क्या है? ये छोटी छोटी बातें जो हैं, थोड़ी बहुत तो हर उसमें रटना पड़ता है, वो ये रटना ही पड़ेगा। टिन के साथ H2 गैस इवॉल्व होता है। चलिए अब रिएक्शन विथ वाटर के बाद जो एनसीईआरटी में टॉपिक दिया है वो दिया है आपके पास कि सर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनेगा। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन की बात कर लेते हैं कि सर अगेन यहां पे +2 में भी रिएक्शन होता है और हैलोजन के साथ +4 में भी रिएक्शन होगा। मतलब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन का मतलब MX2 भी बनेगा और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन का मतलब MX4 भी बनेगा, है ना। डाई हैलाइड्स भी बनेगा और आपके पास टेट्रा हैलाइड्स भी बनेगा। अगेन जैसे ऑक्सीजन में देखा था ना, वैसे ही यहां पे भी हैलाइड्स में भी देखना है टेट्रा हैलाइड्स। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन आने वाला है, ध्यान दीजिए। कार्बन जो है वो डाई हैलाइड नहीं बनाता, सिलिकॉन डाई हैलाइड नहीं। कभी आपने सुना है CbR2 CF2 CCl4 सुना आपने, है ना। अब कई लोग यहां पे डिबेट कर रहे हैं, सर CCl2 ऑर्गेनिक में सुनते हैं कार्बीन। गधों, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं उसको। ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक से मिक्स ना करें। हाँ, जर्मेनियम सर दोनों में एग्जिस्ट करता है, +2 +4 में, ठीक है। उसके बाद टिन जो है वो +2 +4 में एग्जिस्ट करता है। लेड जो है वो +2 +4 में एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली कार्बन +4 में एग्जिस्ट करेगा, सिलिकॉन भी +4 में एग्जिस्ट करेगा, जर्मेनियम भी +4 में एग्जिस्ट करेगा, टिन भी +4 में एग्जिस्ट करेगा, लेड भी बेटा +4 में एग्जिस्ट करेगा। वाओ वाओ वाओ, अमेजिंग हो चुका है सर। सो MX2 डाई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड समझ आया, डाई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड बहुत अच्छे से समझ आया। चलिए, कार्बन डाई हैलाइड्स नहीं बनाएगा, सिलिकॉन डाई हैलाइड्स नहीं बनाएगा। हां या ना, यहां तक समझ आया कि नहीं आया? चलिए अब आ जाते हैं सर, PbX2 वाला स्टेबल होगा ना, लेड इज स्टेबल इन +2, तो ये एनसीईआरटी कहता है कि सर इनर्ट पेयर इफेक्ट से स्टेबल है। बट जर्मेनियम और टिन की बात करें तो इसका +4 स्टेबल होता है, इसलिए GeX4 और SnX4 स्टेबल है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है कि सर बाकी सब के लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, लोअर वाले के लिए +2 स्टेबल है बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहां तक भी सही है, ठीक है। लेकिन एक बात हमें ऐड करना पड़ेगा और वो ये है कि सर इतने से काम नहीं चल रहा है। काम कहां से चलेगा? दो इंपॉर्टेंट आ जाएगा, SnF4 वीवीआईपी कर लीजिए एंड PbF4 आर आयोनिक, अलग से दिया गया है। अब मैं समझाता हूं, यहां पे थोड़ा सा समझाऊंगा। खोपड़ी खोलना है बच्चे, खोपड़ी खोल के समझिए इसको। भाई कोवलेंट कैरेक्टर हम कैसे देखते हैं? कहीं भी 5 सेकंड दीजिए, मैं कोवलेंट कैरेक्टर आपको समझा देता हूं। गिन के 5 सेकंड, गिन के 5 सेकंड हुआ क्या? अरे 1 सेकंड में कवर हो गया फाजांस रूल। अरे क्या मतलब आया? सर कोवलेंट कैरेक्टर फाजांस रूल से ही तो देखते हो ना। हाँ, अब कोवलेंट कैरेक्टर भैया फाजांस रूल से देखते हो तो ये रहा ना स्मॉल कीटायन और ये रहा ना लार्ज एनायन।
कोवलेंट कैरेक्टर फाजान्स रूल से ही तो देखते हो ना, तो क्या रहा, ये स्मॉल केटाइन रहा और भाई साहब ये लार्ज एनाइन रहा। अरे बोलना हल्के हल्के, स्मॉल केटाइन और लार्ज एनाइन, बोलना हल्के हल्के, बिल्कुल सही है क्या? कोवलेंट कैरेक्टर फाजान्स रूल, कोवलेंट कैरेक्टर एचसीएल है, जिसका भी केटाइन छोटा जिसका भी एनाइन छोटा वो ज्यादा कोवलेंट है, सॉरी जिसका केटाइन छोटा एनाइन बड़ा। अब यहां आ जाओ, इक्का खुल गया भैया। एक तो यार व्हाट्सएप क्यों खुला हुआ है? हाँ, तो जिसका केटाइन छोटा जिसका एनाइन बड़ा वो कोवलेंट हो गया। अब यहां देखो, तो सर यहां पे केटाइन इज बिग, भाई नीचे जाने पे साइज बड़ा होता है, और एनाइन इज स्मॉल, सबसे छोटा एनाइन है ये। हाँ यार मजा आ गया। सिमिलरली सर केटाइन इज बिग, एग्जैक्टली उसका उल्टा है, और एनाइन इज स्मॉल। केटाइन बिग एनाइन स्मॉल, बात समझ में आई क्या हो रहा है? ये सर इसका एग्जैक्टली उल्टा है, कोवलेंट का उल्टा है, मतलब आयनिक हो गया। SnF4 एंड PbF4 आर आयोनिक। अभी एक और बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, PbI4 डू नॉट एग्जिस्ट, लेड आयोड I4 डू नॉट एग्जिस्ट, PbI4 डू नॉट एग्जिस्ट। बेटा PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है, काहे? ऐसा क्यों है कि PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है? क्योंकि सर PbI4 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? बिकॉज ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वेरी इंपॉर्टेंट एसर्शन रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट एसर्शन रीजन, और इसके जस्ट बाद एक और आएगा एसर्शन रीजन, तीनों एसर्शन रीजन में से एक आएगा जरूर। ये मैंने अगले साल के लिए भविष्यवाणी कर दी, ठीक है? भविष्यवाणी बोलने के बाद हंसी आ रहा है कि PbI4 डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना? इसका एसर्शन रीजन बनाया जा सकता है, इसका एसर्शन रीजन बनाया जा सकता है, एक नेक्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उसका एसर्शन रीजन बनाया जा सकता है। आइए, PbI4 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? अभी थोड़ी देर पहले ही तो डिस्कस किया था, कान खोल के सुनना, खोपड़ी खोल के, बेटा खोपड़ी खोलो और सुनो। उसमें कहा जाता है कि सर 4 बॉन्ड बनेगा ना, यहां पे लेड 4 बॉन्ड बना रहा है, और 4 बॉन्ड बनाने के लिए एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ता है। थोड़ी देर पहले ही देखा था कि जब भी 4 बॉन्ड बनाना होता है तो एक्साइटेड स्टेट में जाना होता है। हाँ, अब एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एनर्जी चाहिए, भाई इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आता है? PbI बॉन्ड से आता है। तो एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो PbI बॉन्ड उतना एनर्जी नहीं दे पाता है। मैं फिर बोलूंगा, ध्यान से देखिए, फॉर टू मेक 4 बॉन्ड्स, यहां पे देखो लिखोगे कि 4 बॉन्ड बनाने के लिए, टू मेक 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स बनाने के लिए बच्चे, टू मेक 4 बॉन्ड्स, ठीक है ना, एक्साइटेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एक्साइटेशन एनर्जी आपको चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि सर जब भी 4 बॉन्ड बनेगा एक्साइटेड स्टेट में ही जाके ही बनता है, वो मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। बट PbI बॉन्ड डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी, PbI बॉन्ड डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी, PbI बॉन्ड डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी, PbI bond do not provide sufficient energy for excitation. Do not provide sufficient energy for excitation. अब PbI bond एक्साइट ही नहीं होने देगा, एक्साइट नहीं होने देगा तो PbI4 नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनसीईआरटी में इसका एग्जैक्ट लिखा हुआ है, PbI bond do not provide sufficient energy to excite 6s2 electron and cannot form 4 unpaired electron। बिल्कुल सही बात है। To make 4 bond, excitation energy is required. Excitation energy में क्या होता है? 6s2 electron gets excited to make 4 unpaired electron. To make 4 electron नहीं, 4 unpaired electron. बिल्कुल ठीक हो गया क्या? समझ में आ गया क्या? आगे बढ़ जाए क्या? बोलो हाँ या ना। तो ये हो गया आपके बेटा एसर्शन रीजन के अच्छे सवाल है, ठीक है ना? एक्साइट क्या होता है? NH2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है ना, तो वही है, ये 6th पीरियड का है, तो 6s2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, 1-2 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वो हम कर लेते हैं। एनसीईआरटी में बेटा स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड के कुछ क्वेश्चन है, बताइए। पूछा जा रहा है GeX2, फिर पूछा जा रहा है SnX2, और फिर पूछा गया है बेटा PbX2। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। व्हाट इज द स्टेबिलिटी का ऑर्डर? स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा भी पूछना है, GeX2 और GeX4 में, इसमें पूछा गया है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बेटा एनसीईआरटी में दिया गया है PbX2 और PbX4 में, बहुत अच्छी बात। स्टेबिलिटी का ऑर्डर एक और पूछा गया है SnX2 और SnX4 में, जल्दी से बता दीजिए। स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड से एनसीईआरटी में दिए गए हैं, मैं तो बस
एक बेटा मैं, कई लोग कहते हैं कि कल का कमेंट देख रहा था मैं कि सर बहुत अच्छा लगा आपसे पढ़ के, मजा आ गया, फील आ गया, हर लाइन कवर हो गया, आप बेस्ट टीचर हो, गॉड हो। बेटा ना मैं गॉड हूं, ना मैं बेस्ट टीचर हूं, ना मैं कुछ हूं, मैं तो एक जरिया हूं जो एनसीईआरटी को पढ़ा के आपको दे रहा हूं। ठीक है, मुझे वो भगवान बनने का शौक भी नहीं है, मुझे ना ही वैसा कुछ करने का मन है कि हाँ अब तो मैं ही हूं केमिस्ट्री का मास्टर। नहीं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं नाम नहीं ले सकता इस प्लेटफॉर्म पे, बट आई रेस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, भले ही वो कुछ भी बोले। ठीक है, बट आई ओ देम की मतलब दैट रेस्पेक्ट। ठीक है, वो रेस्पेक्ट करना चाहिए और आपको भी करना चाहिए। आपसे बड़ा भाई हो गया, जरूर रेस्पेक्ट करिए। मम्मी पापा तो वही भगवान है, द लिविंग गॉड आर योर मदर एंड फादर, और मदर फादर से भी ऊपर का दर्जा मिला है बेटा गुरुओं को। ठीक है, किसी भी आप रिलीजन को फॉलो करते हो, एनी रिलीजन, एनी बुक, एनीथिंग, गुरुओं का स्थान हमेशा ऊपर दिया गया है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए इसको। ठीक है, और मैं बस एक जरिया हूं जो मैं शायद अच्छे से बोल लेता हूं, शायद भगवान ने जो एनर्जी दी है उसको मैं इस्तेमाल कर पाता हूं, दैट्स ऑल इट। ठीक है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में, आप लोगों का प्यार सपोर्ट है, नथिंग एल्स। चलिए भाई, स्टेबिलिटी की अगर हम बात कर लें तो यार ये वाली स्टेबिलिटी, ये +2 की स्टेबिलिटी है। जर्मेनियम +2, टिन +2, लेड +2। डाउन द ग्रुप जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। As we go down the group, stability of lower oxidation state increases. अच्छा, इन दोनों में जर्मेनियम भाई साहब +4 में ही स्टेबल है, लेड तो +2 में स्टेबल है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, टिन भी +4 में स्टेबल है। बोलो क्लियर है क्या? केवल और केवल एक जगह बेटा यहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है। आगे बढ़ जाए क्या? अरे लल्ला बोल ना एक बार, फिर तो हम आगे बढ़े। तो स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड भी हो गया है। अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं, अगले क्वेश्चन नहीं, अगले टॉपिक पे मूव कर जाते हैं, मतलब कि क्वेश्चन आ गया, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है सेशन रीजन में। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। मैं जानता हूं जो एनटीए वाले हैं ना वो थोड़े आलसी हैं, वो क्या करेंगे, एनसीईआरटी में एसर्शन भी दिया हो, रीजन भी दिया हो, तब पूछेंगे। और यहां पे भाई आपके इंटेक्स्ट में उसका सॉल्यूशन भी दिया है, 2 स्टेटमेंट दिया है, तो एक को एसर्शन बना देगा, दूसरे को रीजन बना देगा और मजा आ जाएगा आपको। आइए, कह रहा है SiF6-2 इज नोन। SiF6 तो एग्जिस्ट करता है, बट जो SiCl6 है वो नहीं एग्जिस्ट करता है। क्या है SiF6 में ऐसे क्या खास गुण है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, SiCl6 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? पहला रीजन, सर सिलिकॉन यहां पे +4 में है। ठीक है, छोटा साइज हो गया, जितना बड़ा चार्ज उतना छोटा साइज। वैसे भी ये थर्ड पीरियड का है, ये छोटा ही साइज होगा, और +4 के आने से और छोटा साइज हो गया, +4 के आने से और छोटा साइज हो गया। अब सर ये सिलिकॉन है और क्लोरीन भी थर्ड पीरियड का है, तो क्लोरीन माइनस का साइज थोड़ा बड़ा है इससे। क्लोरीन माइनस जो है ना, क्लोरीन माइनस 6 क्लोरीन, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 भी बड़े मुश्किल से आ रहा है, तो 6 क्लोरीन इस छोटे से सिलिकॉन +4 के चारों तरफ नहीं आ सकता। इसका लॉजिक यह है कि 6 बिग Cl- आयंस कैन नॉट एकोमोडेट अराउंड ए स्मॉल Si+4 आयन। इंग्लिश छोड़िए, 6 बड़े क्लोराइड आयंस एक छोटे से Si+4 के चारों तरफ एडजस्ट नहीं हो सकते। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टीरिक रीजन या बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ साइज। ठीक है ना? तो पहला एसर्शन यही होगा कि भाई क्यों ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, 6 Cl- आयंस कैन नॉट एकोमोडेट, भाई एकोमोडेट नहीं हो सकता, कैन नॉट एकोमोडेट अराउंड Si+4। ठीक है ना, Si+4 बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ साइज। ठीक है ना, साइज का लिमिटेशन है, बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ साइज, साइज का बच्चे लिमिटेशन है। तो छोटा सा सिलिकॉन है, उसके चारों तरफ 6 बड़े बड़े क्लोरीन नहीं हो सकते। अच्छा, अब आते हैं दूसरा, वही रीजन। अब इसका एक और रीजन है, एक और रीजन यह है कि जो लोन पेयर ऑफ क्लोरीन है, लोन पेयर ऑफ क्लोरीन यहां पे लिखो, इंटरैक्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ क्लोरीन एंड इंटरैक्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ क्लोरीन एंड Si+4 is not as strong. Lone pair of chlorine and interaction between lone pair of chlorine and Si+4 is not as strong. Interaction between lone pair of chlorine and Si+4 is not as strong. ये हो जाएगा आपके पास कि SiF6-2 is known, whereas SiCl6-2 is not known. Give possible reasons. ये दोनों है कि भाई क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो Si+4 के साथ जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रांग नहीं है। और क्यों स्ट्रांग नहीं है?
क्योंकि सर एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा है, उसके चारों तरफ लग ही नहीं पा रहा है। अब लगेगा नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। वीवीआईपी लग रहा है मेरे को, अब बाकी आप देख सकते हैं, ठीक है ना, मैंने अपना आपको बता दिया। चलिए अब आते हैं एनोमेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, ठीक है। अब आते हैं एनोमेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, फिर कैटिनेशन और फिर एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है, उसमें डायमंड और ग्रेफाइट आ जाता है। तो आइए एनोमेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन जब हम पढ़ रहे हैं तो एनोमेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन में इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड, हाँ आइए, कार्बन एनोमेलस बिहेवियर क्यों शो करेगा बाकियों से? कार्बन जो है वो अलग बिहेवियर शो कर रहा है बाकियों से। एनोमेलस बिहेवियर का मतलब ये हुआ कि कार्बन अलग बिहेवियर शो करता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड से। व्हाई? अगेन एनोमेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन बिकॉज ऑफ ए स्मॉल साइज, क्योंकि भाई इसका साइज छोटा है, स्मॉल साइज है, सेकंड पीरियड का है। सर अगर छोटा साइज है तो ज्यादा एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन निकालने में, तो कॉमा लिखो, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। ए स्मॉल साइज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब, अब छोटा साइज है तो भाई साहब खींचेगा भी तो, न्यूक्लियस पास में है, अगर न्यूक्लियस पास में है तो सर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्मॉल साइज के साथ साथ ये सारे होते हैं, साथ में अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, या फिर लिखो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, कॉमा एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है ना, कॉमा एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। बात क्लियर हुई? इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनोमेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, छोटा साइज है, ज्यादा एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन निकालने में, ज्यादा अट्रैक्शन करेगा, एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इस वजह से ये अलग अलग बिहेवियर शो करेगा, लेकिन बाकियों के साथ बिग साइज है, बाकियों का एनर्जी कम लगेगा, बाकियों में अट्रैक्शन कम लगेगा, बाकियों में डी ऑर्बिटल है भाई। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ जी ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि सर अब इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है तो पीपाई पीपाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, कि इसके पास डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं, तो कार्बन फॉर्म्स पीपाई पीपाई मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन जो है इसके पास डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं, तो पाई बॉन्ड क्या बनेगा? पीपाई पीपाई मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा। अब पीपाई पीपाई मल्टीपल बॉन्ड का मतलब हो गया कि सर क्या बनाएगा? सी ट्रिपल बॉन्ड सी, है ना, देखो पीपाई पीपाई मल्टीपल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी, भाई सी डबल बॉन्ड एन, भाई सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यहां पे देखो सी डबल बॉन्ड एस, सी डबल बॉन्ड ओ, इसके अलावा भी कुछ है, एक बार देख लेता हूं मैं। यहां पे हो गया कि सर ये केवल पीपाई पीपाई बॉन्ड बना पाएगा, दैट्स इट, ठीक है। एक और चीज, अब सर इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, तो डी ऑर्बिटल नहीं है तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है एस और पी की वजह से। एस की वजह से 1 क्योंकि 1 ऑर्बिटल है, पी की वजह से 3 क्योंकि 3 ऑर्बिटल है, तो 3 + 1 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन कैन फॉर्म मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ 4, ठीक है। तो कार्बन हैज मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ 4, कार्बन हैज मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ 4, कार्बन के पास मैक्सिमम 4 कोवेलेंस है। अच्छा, अब अगर मैक्सिमम 4 कोवेलेंस है तो क्या होगा? सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड की अगर बात करें तो 4 से ज्यादा बनेगा। मतलब अगर मैं बात करूं सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड कैन हैव मोर देन 4 कोवेलेंस, कैन हैव मोर देन 4 कोवेलेंस। भाई क्यों? उसके पास डी ऑर्बिटल आ गया ना भाई, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इसके पास तो डी ऑर्बिटल आ गया, तो इस 4 से ज्यादा कोवेलेंस रख सकता है। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कहानी आ जाती है आपके पास कि सर कैटिनेशन, व्हाट इज कैटिनेशन? आइए, व्हाट इज कार्बन कैन फॉर्म पीपाई पीपाई मल्टीपल बॉन्ड। अच्छा, रेस्ट एलिमेंट कैन फॉर्म पीपाई डीपाई, रेस्ट एलिमेंट, ये लास्ट एक छूट रहा है, लिखी लो, रेस्ट एलिमेंट कैन फॉर्म, रेस्ट एलिमेंट कैन फॉर्म पीपाई डीपाई एंड डीपाई डीपाई, ठीक है ना। कार्बन केवल पी बनेगा और बाकी वाले पी और डी बनाते हैं, दैट्स इट, ठीक है ना। ये थ्योरेटिकल है, ऑलरेडी बोरोन से सारा कवर्ड मिल रहा है आपको, ठीक है ना, और ये बड़ा रिपीटेटिव है, बड़ा रिपीटेटिव है पी ब्लॉक वाला। तो खैर आगे बढ़ जाते हैं इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनोमेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन के बाद नेक्स्ट आते हैं आपके पास कैटिनेशन। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज कैटिनेशन। आप कभी भी राजधानी या शताब्दी ट्रेनों में चढ़े हो या वंदे भारत में चढ़े हो, हाँ, पत्थर तो नहीं मारे हो, वो गलत बात है बच्चे, ठीक है ना, हमारी प्रॉपर्टी है वो, आपके हमारे टैक्स से वो बनता है। अब यहां पे आ जाओ, ये ट्रेन का डब्बा जैसे देखते हो, राजधानी में सारे लाल कलर के एसी डब्बे होते हैं, शताब्दी में एक ही कलर के सारे डब्बे होते हैं, वंदे भारत में व्हाइट कलर के कांच वाले शीशे वाले सारे एक तरह के डब्बे होते हैं, ठीक है। तो दिस इज कैटिनेशन, मतलब सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी, खुद से खुद का जुड़ना थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड इज कैटिनेशन, ठीक है ना। टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विथ इटसेल्फ
इज कैटिनेशन। टेंडेंसी टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड थ्रू इटसेल्फ इज कैटिनेशन। ठीक है ना, लिखो यहां पे टेंडेंसी टू, व्हाट इज कैटिनेशन? टेंडेंसी टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, टेंडेंसी टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड थ्रू, टेंडेंसी टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड थ्रू इटसेल्फ, विथ इटसेल्फ, नॉट थ्रू इटसेल्फ, टेंडेंसी टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विथ इटसेल्फ, खुद के साथ ही कोवलेंट बॉन्ड बनाना। जैसे आपने देखा होगा कार्बन 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 कार्बन, बहुत लॉन्ग चेन होता है, दिस इज कैटिनेशन। खुद के साथ जोड़ना कोवलेंट बॉन्ड से, यही कैटिनेशन है। ठीक है, टेंडेंसी टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विथ इटसेल्फ एंड फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग, या तो लॉन्ग चेन बनाए या फिर रिंग बनाए, इसको हम कहते हैं कैटिनेशन। यही लिख रहा है यहां पे, टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन विथ वन अदर इज कॉल्ड कैटिनेशन। अच्छा, तो कैटिनेशन कैसे बनता है? कैटिनेशन बनेगा कि नहीं बनेगा यह कैसे पता चलेगा? तो कैटिनेशन क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन, ध्यान दीजिए, कैटिनेशन डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड। कैटिनेशन डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड। अरे बच्चे, कमेंट छोड़ के अगर पढ़ाई पे ध्यान दे दो तो कितना मजा आ जाए। कैटिनेशन जो होता है वो स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड पे डिपेंड करता है। मतलब कार्बन कार्बन की स्ट्रेंथ सब बहुत ज्यादा, इसलिए इसकी कैटिनेशन बहुत ज्यादा है। फिर सिलिकॉन सिलिकॉन की है, देन जर्मेनियम जर्मेनियम की है, एंड देन टिन और टिन की है। लेड की कैटिनेशन नहीं हो सकती क्योंकि लेड कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। लेड डू नॉट शो कैटिनेशन। ठीक है ना, यहां पे आ जाएंगे, लेड डू नॉट शो कैटिनेशन। ठीक है ना, लेड, क्योंकि लेड मेटल है, वो मेटालिक बॉन्ड की तरफ चला जाता है। लेड और लेड कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है। एकदम समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें आगे। नेक्स्ट इज, सर आपके पास बॉन्ड एनर्जी दी गई है। नेक्स्ट इज बॉन्ड एनर्जी। ऑब्वियस है बट फिर भी मैं बता देता हूं। बॉन्ड एनर्जी, ए स्मॉल साइज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बिगर साइज वीक बॉन्ड। छोटा साइज है, ओवरलैप ज्यादा अच्छा होगा तो भाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी हो गया। ठीक है ना, तो बॉन्ड एनर्जी मैं यहां पे लिख देता हूं आपको, बॉन्ड 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 एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी कैसे हुआ? कार्बन कार्बन, देन आएगा आपके पास सिलिकॉन सिलिकॉन, छोटा साइज है, ओवरलैप अच्छा है और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, जर्मेनियम जर्मेनियम, एंड देन आपके पास आएगा टिन और टिन। देख लीजिए यहां पे। ठीक है ना, बॉन्ड एनर्जी आपके पास कम हो रहा है। दैट्स इट। कैटिनेशन भी आपका हो गया, ट्रेंड्स भी आपका हो गया, कैटिनेशन भी आपका हो गया। अब आते हैं एलोट्रॉप्स पे। एलोट्रॉप्स में डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। ठीक है, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका एक टेबल आता है, फिर आपका SiO2 करके सिलिकॉन खत्म हो जाता है। चलिए आइए, कैटिनेशन के बाद हमारे पास आएगा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक, अब एलोट्रॉप आपके पास होते हैं दो। एलोट्रॉप बेटा आपके पास होते हैं दो, एक होता है क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है एमॉर्फस। ठीक है ना, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप और दूसरा बच्चे आपके पास होता है एमॉर्फस एलोट्रॉप। हाँ जी, क्रिस्टलाइन एमॉर्फस आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो पहला है आपके पास आएगा डायमंड। अब डायमंड के बारे में अभी एनसीईआरटी में जो दो है वही स्टडी करेंगे। दूसरा आ जाएगा आपके पास ग्रेफाइट, जो एनसीईआरटी में है वो पढ़ेंगे। एंड द थर्ड जो इंपॉर्टेंट इस साल के लिए लग रहा है, फुलरीन, क्योंकि लास्ट 2-3 साल में ये दोनों बहुत पूछे गए, तो हो सकता है इस बार ये पूछा जाए, फुलरीन। ठीक है, और यहां पे एमॉर्फस में आ जाता है कोक या फिर कोल, कार्बन ब्लैक पहला आ जाएगा, कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक, और फिर दूसरा आ जाएगा कोल या फिर कोक लिख लो और तीसरा कोल लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। कार्बन ब्लैक, कोक और कोल। आप कोल, चलो पहले इन तीनों को लिखेंगे और कोल की जगह आप चारकोल भी लिख सकते हो। ठीक है ना, चलिए एमॉर्फस जो है इसके बारे में बस इतना ध्यान रखिए कि दे आर इम्प्योर फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, इम्प्योर फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट एंड फुलरीन। ठीक है ना, इम्प्योर फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट एंड फुलरीन, इम्प्योर फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट एंड फुलरीन। चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट, सब लोग खोपड़ी खोल के थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे डायमंड के बारे में, फिर ग्रेफाइट के बारे में, फिर फुलरीन के बारे में। ठीक है, पहले डायमंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे और फिर फुलरीन के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, फुलरीन के बारे में। डायमंड क्या है, आ जाइए फटाक से लिख लेते हैं डायमंड के बारे में कि सर डायमंड के पास एक एक करके प्योर एनसीईआरटी वाइज करते हैं, है ना, एक एक लाइन अभी एनसीईआरटी से कवर होगा।
डायमंड का स्ट्रक्चर आप समझ में देख लो, सामने देख लो, ठीक है ना। इसमें एक खास बात है कि हर कार्बन, एवरी कार्बन इज कनेक्टेड विथ 4 कार्बन, एवरी कार्बन इज कनेक्टेड विथ 4 कार्बन। इस डायमंड की खास बात है, एवरी कार्बन इज कनेक्टेड विथ 4 कार्बन। पहला होता है क्रिस्टलाइन लैटिस, है ना। डायमंड क्या है? डायमंड आपका है बेटा क्रिस्टलाइन लैटिस। डायमंड इज नथिंग बट डायमंड इज अ क्रिस्टलाइन लैटिस। क्यों? क्योंकि सर इसका फिक्स्ड स्ट्रक्चर है। क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब होता है बेटा, क्रिस्टलाइन का मतलब होता है फिक्स्ड लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है ना, क्रिस्टलाइन लैटिस। अच्छा, दूसरा में एवरी कार्बन हैज 4 बॉन्ड, मतलब हर कार्बन यहां पे 4 बॉन्ड बना रहा है। एवरी कार्बन, ये राउंड वाले, हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। इसको देख लो, हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। इसको देख लो, हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। इसको देख लो, हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। मतलब डायमंड में ईच कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड। जल्दी जल्दी लिख दें, ईच कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड। अच्छा, 4 बॉन्ड बना रहा है तो sp3 होगा कि sp2 होगा? तो सर 4 बॉन्ड बना रहा है तो इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ईच कार्बन हैज 4 बॉन्ड्स एंड 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन आपका टेट्राहेड्रल हो गया ना, sp3 होते ही भाई कार्बन को हम क्या लिख सकते हैं कि सर ये टेट्राहेड्रल हो चुका है। बिल्कुल सही है सर, कार्बन टेट्राहेड्रल बना लिया, एकदम ठीक, कार्बन टेट्राहेड्रल बन गया। दूसरा सर, कहा जाता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 155 पिकोमीटर, है ना, और ये पूछा गया डेटा है, तो डेटा इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4th में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन डायमंड, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन डायमंड कितना होता है? 154 पिकोमीटर या फिर 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। एंगस्ट्रॉम में नहीं पूछेगा, जो एनसीईआरटी में दिया वही पूछेगा, ठीक। हर एक पॉइंट बस आप देखते चलिए, सुना हुआ रहेगा, आप छा जाओगे। उसके बाद आ जाइए 5वें में, क्या टेट्राहेड्रल है? हां, और टेट्राहेड्रल का मतलब होता है सर नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेन से बाहर जाने वाला स्ट्रक्चर। ट्राइपॉड स्टैंड देखे हो आप? ट्राइपॉड स्टैंड, एक पैर इधर, दूसरा पैर आगे, तीसरा पैर सामने की तरफ, और चौथा पैर बेटा ऐसा कुछ, तो ये ट्राइपॉड स्टैंड है। दिस इज अ ट्राइपॉड स्टैंड, ध्यान दीजिए, दिस इज अ ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक ना। ये ट्राइपॉड स्टैंड है, दिस इज टेट्रा, अच्छा ऊपर भी निकला होता है ट्राइपॉड में, कैमरा ऊपर निकला होता है, तो दिस इज अ टेट्राहेड्रल, मतलब ये प्लेन से बाहर निकल रहा है ना, एक पैर बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्लेन से बाहर आ रहा है, मतलब 3D स्ट्रक्चर है। हाँ, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कार्बन कार्बन तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा लगेगी। हाँ, तो इसका मतलब एक रिजिड 3D नेटवर्क है। लिखो यहां पे 5th वाले में कि सर रिजिड क्यों? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से। 3D क्यों? क्योंकि सर प्लेन से बाहर आ रहा है, रिजिड 3D नेटवर्क। अच्छा, नेटवर्क क्यों बोल रहे हैं? कैटिनेशन की वजह से, लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी है, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, बहुत बड़ा नेटवर्क सेट बन जाएगा। तो दिस इज डायमंड, जो आप पढ़ते पहनते हो और अपने प्यारे इंसान को पहनाते हो या देने की ख्वाहिश रखते हो मन में, कुछ इतना कॉम्प्लेक्स है वो, है ना, रिजिड 3D नेटवर्क। अच्छा, रिजिड 3D नेटवर्क क्यों है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड है इसमें, है ना। इसमें लिखो व्हाई इट इज कॉल्ड रिजिड 3D नेटवर्क, क्योंकि इसमें डायरेक्शनल कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, ओवरलैप से बनता है, एक्स एक्स में ओवरलैप होता है, वाई वाई में ओवरलैप होता है, जेड जेड में ओवरलैप होता है, डायरेक्शन होता है, तो इट इज अ रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क। बिल्कुल सही है, डायरेक्शनल स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कार्बन 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 कोवलेंट बॉन्ड, डायरेक्शनल स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज अ रिजिड 3D नेटवर्क की कहानी। अच्छा, और सर इतना स्ट्रॉन्ग जब है तो डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेटा डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है। बट अगर आप गूगल करोगे तो हार्डेस्ट सब्सटेंस अब चेंज हो गया, बट एनसीईआरटी ने चेंज नहीं किया है, इसलिए हम भी एनसीईआरटी जिंदाबाद करके चलेंगे। डायमंड जो है बच्चे वो हार्डेस्ट सब्सटेंस में एनसीईआरटी अभी भी काउंट कर रहा है, तो हम कर लेंगे, ठीक है ना। वैसे अभी कार्बाइड और वो सब भी आ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग हार्डेस्ट, डायमंड से भी हार्डेस्ट खोज हो चुकी है, बट एनसीईआरटी कहता है तो हम इसको मान के चलेंगे, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। अच्छा, हार्डेस्ट सब्सटेंस है मतलब टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो क्या होता है, जो बहुत नुकीले और बहुत तीखे टूल्स होते हैं उसको तेज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यूज्ड फॉर हार्डनिंग ऑफ, यूज्ड एज एब्रेसिव, एब्रेसिव का मतलब समझते हो, जिस पर रगड़ा जाए, जिस पर रगड़ा जाए वो एब्रेसिव है, यूज्ड एज एब्रेसिव फॉर शार्पनिंग ऑफ हार्ड टूल। अब हार्ड टूल्स जो होते हैं, मशीनरी टूल्स, उनको जब आप नुकीला करना होता है तो इन्हीं के ऊपर रगड़ते हैं, क्यों? क्योंकि वो टूटेगा नहीं। तो यूज्ड एज एब्रेसिव, यूज्ड एज एब्रेसिव फॉर शार्पनिंग ऑफ हार्ड टूल, यूज्ड एज एब्रेसिव फॉर शार्पनिंग ऑफ हार्ड टूल्स, ठीक है ना।
हार्ड टूल्स को शार्पनिंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। 8वां, सर इसको टंगस्टन बनाने में काम आता है। जो आप बिजली देखते हो, कौन सी बिजली, वो वाली नहीं, बिजली इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी जो आप बल्ब में फिलामेंट से आती है वो यहां पे रखते हैं, तो यूज्ड एज अ फिलामेंट, यूज्ड टू मेक टंगस्टन। टंगस्टन बनाने के लिए, यूज टू मेक टंगस्टन, ठीक है ना, फिलामेंट, फिलामेंट बनाने के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं, यूज टू मेक टंगस्टन फिलामेंट। क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी में इससे ज्यादा नहीं दिया हुआ है। एनटीए की मजबूरी है एनसीईआरटी से पूछना, आप इसका फायदा उठाइए बच्चों। तो चलिए डायमंड करने के बाद हम नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं बच्चे, आपके पास नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। डायमंड इज कोवलेंट, डायमंड में कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, नॉन प्लेनर है, 3 डायमेंशनल है, रिजिड नेटवर्क है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर है, एब्रेसिव की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से एनसीईआरटी अगर रटी हो, मैं खड़ा करा दो, मैं पूरा एनसीईआरटी बोल जाऊंगा। इस तरह से एनसीईआरटी रुकी हो, 10 मिनट में आपके 15 इनऑर्गेनिक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं, अगले 15 मिनट में मैं पूरे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। अभी ऑर्गेनिक जब पढ़ाऊंगा ना तो अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और बेटा केमिस्ट्री बढ़ जाएगी। अभी रुकिए आप। डायमंड इज कोवलेंट येट इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। भाई कोवलेंट है फिर भी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, क्यों बताओ सर? यहां पे रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क है सर, बहुत हार्ड सब्सटेंस है, रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड, इसको क्या बोलते हैं? रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड है ये। वाई डायमंड? डायमंड हैज अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो रिजिड 3D नेटवर्क है एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड है। डायमंड अपना कोवलेंट है, स्टिल इसके पास वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है बिकॉज ऑफ दिस। एकदम समझ में आया, आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम आपके ग्रेफाइट पे। ग्रेफाइट, अब ग्रेफाइट के बारे में पूछा जाता है कि सर स्टेबल है कि अनस्टेबल है। पहली तो बात बता दो, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन। अगर हम हीट देने के बाद कौन टूटेगा? तो ग्रेफाइट सबसे लेट टूटेगा। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल का मतलब हीट देने के बाद भी कौन स्टेबल है? तो ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के बारे में सबसे पहला स्टेटमेंट आता है कि थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप। अच्छा जी, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन हो गया। ओके, नेक्स्ट थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल। दूसरा, सर क्या ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है? आपके सामने दिख रहा है लेयर्ड स्ट्रक्चर, चूंकि स्ट्रक्चर बनाने नहीं आएगा एग्जाम में इसलिए मैं सामने बना के आया हूं। दिस ग्रेफाइट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, तो बहुत सारे लेयर्ड हैं ये, दिस हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। पहली बात समझ में आएगी सर ये तो लेयर्ड स्ट्रक्चर है। लेयर्स के बीच में कौन सा बॉन्ड लग रहा होता है? तो लेयर्स के बीच में वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। लेयर ए लेयर बी में वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो दीज लेयर्स आर हेल्ड बाय वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड पॉइंट कि लेयर्स आर हेल्ड बाय वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेयर्स आर हेल्ड बाय वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, दूसरा चौथा पॉइंट आपके क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट आपके लिखा हुआ है कि लेयर्स के बीच का डिस्टेंस क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स? तो भाई डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स आर 340 पिकोमीटर, डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स। ध्यान दीजिए, वहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा था, 155 पिकोमीटर, हाँ या ना? और यहां पे भाई लेयर्स के बीच की डिस्टेंस है 340 पिकोमीटर। लाइव है कि रिकॉर्डेड है? क्या चैट चल रहा है आप लोगों का? आगे बढ़े, इस तरह से करेंगे बच्चों, पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूं। पढ़ाने वाले पढ़ने वाले बनिए। डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स इज 340 पिकोमीटर। यहां पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो वहां से कम है, 141.5, 141 डिग्री, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन, बॉन्ड लेंथ ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? 141, 141 पिकोमीटर। ग्रेफाइट से यहां कम हो चुका है, बोलो हाँ या ना? 154 पिकोमीटर से कम हो चुका है। समझ में आया? अब देखो
वहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा था, यहां पे बॉन्ड लेंथ कम है, इसीलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है ना। इन लेयर्स के बीच में बॉन्ड लेंथ कम है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हीट देने पे नहीं टूट रहा है। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन इज 141.5 पिकोमीटर। यहां तक हो गया। चलिए सर, सिक्स्थ बात जो आता है वो आता है, हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाया है, किसी को भी देख लो, इसको देखो, इस कार्बन ने केवल 3 बॉन्ड बनाए हैं। किसी को भी घेर दो तो भाई ये कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया है, ये कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया है, ये कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया है, ये कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया, तो ईच कार्बन इज मेकिंग 3 बॉन्ड्स। इसमें ग्रेफाइट के अंदर ईच कार्बन हैज 3 बॉन्ड्स, और 3 बॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ईच कार्बन हैज 3 बॉन्ड्स का मतलब हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद अब आइए, तो कार्बन के पास तो 4 बॉन्ड होता है। सुनो सुनो सुनो, खोपड़ी खोलो, कार्बन के पास तो 4 बॉन्ड होता है, और 4 बॉन्ड सर 3 ही बॉन्ड तो बन रहा है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाता है। 4th इलेक्ट्रॉन मेक्स पाई बॉन्ड। यहां पे लिखो 7वां पॉइंट कि सर 3 ही बॉन्ड बना रहा है, लेकिन कार्बन के पास तो 4 बॉन्ड होता है, तो 4th इलेक्ट्रॉन मेक्स पाई बॉन्ड। 4th इलेक्ट्रॉन मेक्स पाई बॉन्ड, चौथा इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो पाई बॉन्ड बनाता है। ओके, चौथा इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाता है। अच्छा, एक और चीज, 4th इलेक्ट्रॉन जो है, देखो यहां पे भी एक चौथा इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी एक चौथा इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा। यहां पे भी चौथा इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बन जाएगा, समझ रहे हो। तो 4th इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब वीक बॉन्ड बना रहा है। हाँ, 4th इलेक्ट्रॉन जनरली पाई बॉन्ड बना लेता है और वीक भी है, साथ में 4th इलेक्ट्रॉन इज वीक, 4th इलेक्ट्रॉन इज मोबाइल। 4th इलेक्ट्रॉन इसकी मन करे वो लेफ्ट से पाई बॉन्ड बना ले, राइट से पाई बॉन्ड बना ले, ठीक है ना। तो 4th इलेक्ट्रॉन इज मोबाइल, बेसिकली लेफ्ट से भी पाई बॉन्ड बना सकता है, राइट से भी पाई बॉन्ड बना सकता है। 4th इलेक्ट्रॉन इज मोबाइल एंड देयरफॉर ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड में चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था, वहां 4 बॉन्ड बने थे, यहां पे 3 बॉन्ड बनाए, चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री है, और फ्री है तो भाई साहब 4th इलेक्ट्रॉन इज मोबाइल, एंड देयरफॉर 4th इलेक्ट्रॉन इज मोबाइल एंड therefore it is a conductor of electricity, therefore it is a conductor of electricity, and therefore it is a conductor of electricity। हाँ या ना, 4th electron is mobile and therefore it is a conductor of electricity। हाँ या ना, क्लियर हो गया, समझ में आया। ओके, layers are held by weak van der Waals force of attraction, ये हमने लिख लिया है। चलिए नाइस, उसके बाद 9th पॉइंट हमारे पास जो आता है वो ये आता है कि सर हाँ, ड्राई लुब्रिकेंट की तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ये अब देखो, इसके बीच में van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके बीच में, तो ये एक दूसरे पे स्लिप करेगा, ठीक है ना। अब देखो, पेंसिल का जो आपका निप होता है, निप टिप बोलते हैं, निप बोलते हैं, पता नहीं क्या, पेंसिल जिससे आप लिखते हो वो ग्रेफाइट है। अब पेंसिल उसको ऐसे छीलो, ठीक है, शार्पनर से, और जब निकलेगा उसको ऐसे ऐसे हाथ में ना ऐसे ऐसे रगड़ लो, ठीक है, या उसको पाउडर बना दो और हाथ में ऐसे ऐसे पकड़ लो, बेटा ऐसे एकदम फिसलेगा। ग्रेफाइट इज स्लिपरी इन नेचर। व्हाई ग्रेफाइट इज स्लिपरी? क्योंकि ये दोनों लेयर्स के बीच में वीक फोर्स है, ये दोनों लेयर्स के बीच में वीक फोर्स है, इसलिए बेटा ये फिसलते रहते हैं आपस में। तो आप देखते होंगे एक पॉन्ड्स का प्रचार आता है, वुगली वुगली वुश, अभी शायद आप किसी को करते हो या करने की इच्छा रखते हो, मैं तो खुद को ही करने की इच्छा रखता हूं, ठीक है। तो क्या होता है, ग्रेफाइट इज स्लिपरी, वुगली वुगली वुश होता है उसमें, पता है क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट के लेयर्स के बीच में वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो वीक फोर्स है इसलिए स्लिपरी होता है। तो ड्यू टू वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेफाइट इज स्लिपरी इन नेचर। यहां पे लिखो नेक्स्ट में कि ड्यू टू वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, due to weak van der Waals force of attraction between layers, due to weak van der Waals force of attraction between layers in graphite, ग्रेफाइट के लेयर्स के बीच में weak van der Waals force of attraction लग रहा है, due to weak van der Waals force of attraction between the layers in graphite it is slippery। अब ये स्लिपरी नेचर का होता है, वूगली वूगली वुश करने का मन करता है, बोलो क्लियर है क्या? याद है, वूगली वूगली वुश। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं, अब कई लोग कहते हैं कि सर ऐसी बातें ना किया करो, हम ना यहाँ पे देखो चैट सेक्शन में हाँ 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 भर गया, गधो। बोलना चाहिए था आपको कि सर हम तो ये सब चीजों में कहां पढ़ते हैं, हम तो सोचते भी नहीं है। हाँ, डॉक्टर नहीं बनाएंगे जाके मेडिकल कॉलेज में, देखो अपना एम बड़ा सिंपल है, कॉलेज में जाके जो करना है करो, हम आपके साथ आएंगे, ठीक है ना, आपको सपोर्ट करेंगे, नहीं मान रही होगी मनवा देंगे, या नहीं मान रहा होगा तो मनवा देंगे,
कोशिश कर लेंगे यार, फोर्स थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसे निब्बा निब्बी करोगे तो गड़बड़ है ना यार, वो नहीं चलेगा। लेकिन कॉलेज में करिए, आपके साथ करेंगे हम भी, हमारा भी अभी स्कोप खाली है, तो हमारे लिए भी आप देखना, हम आपके लिए भी देखेंगे। लेकिन डॉक्टरनी या डॉक्टर अच्छा है ना एज कंपेयर टू ये लफड़े लोग, समझ में आ गया। इसलिए अभी ये सब के लिए विराम दीजिए, फुल स्टॉप लगाइए। डॉक्टर बनने के बाद लोग आपके पास आएंगे तो बुगली बुगली पूछ अच्छे से होगा। इधर आइए। अब क्या होता है कि सर चूंकि स्लिपरी नेचर का है, अब स्लिपरी नेचर का है तो ल्यूब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो इट इज यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट, ठीक है ना, इट इज यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल होता है। अरे लल्ला, ल्यूब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल होता है इन मशीन्स, मशीन में इसको ल्यूब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल होता है हाई टेम्परेचर पे। अच्छा, हाई टेम्परेचर पे क्यों करते हैं? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे अगर आप ऑयल लेते हो ल्यूब्रिकेंट की तरह, आग पकड़ लेगा। हाई टेम्परेचर पे ऑयल और ग्रीस को इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज इट विल कैच फायर। एट हाई टेम्परेचर ऑयल एंड ग्रीस, एट हाई टेम्परेचर ऑयल एंड ग्रीस, ठीक है ना, कैचेस फायर, आग पकड़ लेता है भाई। इसलिए हम इसको हाई टेम्परेचर पर रखते हैं और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, ये जल्दी आग पकड़ेगा ही नहीं। थर्मोडायनेमिकली मतलब आग देने के बाद, हीट देने के बाद। चलिए भाई, अब आ जाते हैं फुलरीन की बात करने। ठीक है, फुलरीन की बात करेंगे। अगेन उसमें भी 8 से 9 पॉइंट्स हैं, बस करते ही आपका फुलरीन भी खत्म हो गया। ठीक है, तो जैसे उसमें फिर से आपके पास 8 और 9 पॉइंट्स आएंगे, फुलरीन की चर्चा कर लेते हैं। आइए, तो सर जो फुलरीन है कुछ इस तरह से दिखता है, स्ट्रक्चर बनाने नहीं आएगा, बस दिमाग में रहना चाहिए, कुछ फुटबॉल शेप का होता है, सॉकर बॉल इसको बोलते हैं। आगे बल्कि बकमिनिस्टर फुलरीन के बारे में भी पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। अब देखो कैसे फुलरीन बनता, कैसे फुलरीन को अगर बनाना है तो जो ग्रेफाइट आपने पढ़ा उसी ग्रेफाइट को हीट करना पड़ता है इलेक्ट्रिक आर्क में। ध्यान दीजिए, व्हेन ग्रेफाइट इज हीटेड इन इलेक्ट्रिक आर्क, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं मैं, व्हेन ग्रेफाइट इज हीटेड इन इलेक्ट्रिक आर्क एट हाई टेम्परेचर, ग्रेफाइट को बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क के अंदर, और इतने हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो हो सकता है कोई अदर रिएक्शन हो जाए, तो उसको अदर रिएक्शन से बचाने के लिए उसमें इनर्ट गैस डाल देते हैं। ध्यान दीजिए क्या बोला मैंने, ग्रेफाइट जो पढ़ा उसको हम हीट करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क में, मतलब वेरी हाई टेम्परेचर पे, इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस, हीलियम और नियोन और आर्गन। ठीक है, ग्रेफाइट, when graphite is heated when graphite is heated in electric arc, when graphite is heated in electric arc, ठीक है ना, at very high temperature, electric arc का मतलब ही हो गया कि भाई बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया होगा। when graphite is heated in electric arc at very high temperature, ठीक है ना, in the presence of inert gas, when graphite is heated in electric arc, ठीक है ना, एट वेरी हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस, और इनर्ट गैस कौन सा होता है, हीलियम एंड आर्गन, देन फुलरीन्स आर फॉर्म्ड। ठीक है ना, इस वे से आपके पास फुलरीन फॉर्मेशन होता है, देन फुलरीन इज फॉर्म्ड। ओके भाई, फुलरीन का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल सही बात है, समझ में भी आ गया। When graphite is heated in electric arc at very high temperature in the presence of inert gas, fullerene is formed. Wow, amazing, fullerene का फॉर्मेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाते हैं भाई, जो ग्रेफाइट होता है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, लेकिन अगर आपसे पूछे प्योर फॉर्म ऑफ प्योर एलोट्रॉप कौन है, तो फुलरीन है। फुलरीन इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कहां गया पेन? फुलरीन जो है इट इज प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। अच्छा, प्योर क्यों है? प्योर क्या है? क्योंकि सर फुलरीन का क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। अब क्लोज्ड स्ट्रक्चर है तो इसमें डैंगलिंग बॉन्ड नहीं है। अब खोपड़ी खोलना पड़ेगा, डैंगलिंग बॉन्ड समझाता हूं, ध्यान दीजिए। व्हाट इज डैंगलिंग बॉन्ड? पहले तो समझ लिया कि प्योर फॉर्म है, बिकॉज अभी आएंगे अभी इस पे, बिकॉज अभी बिकॉज क्या है समझाता हूं। डैंगलिंग बॉन्ड क्या होता है? देखो, ग्रेफाइट और जो आपका डायमंड है, ग्रेफाइट और डायमंड के जो सरफेस एटम है, सरफेस एटम मतलब एंड एटम्स, वो सरफेस एटम के पास फ्री वैलेंसी है ना, ग्रेफाइट में भी है और डायमंड में भी है। तो ग्रेफाइट एंड डायमंड के सरफेस एटम पे फ्री वैलेंसी है, और वो जो फ्री वैलेंसी है वो इंप्योरिटी से बॉन्ड बना लेता है। तो द सरफेस एटम ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड हैव फ्री वैलेंसी एंड दे फॉर्म बॉन्ड विद इंप्योरिटी, एंड दैट इज नोन एज डैंगलिंग बॉन्ड।
फिर से ध्यान से, ग्रेफाइट एंड डायमंड के सरफेस एटम्स के पास फ्री वैलेंसी है, और वो जो सरफेस एटम है वो इंप्योरिटी के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, एंड दैट इज नोन एज डैंगलिंग बॉन्ड। आइए समझते हैं बहुत अच्छे से कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज दे हैव ए स्मूथ क्लोज स्ट्रक्चर, स्मूथ का मतलब सिमेट्रिकल है, दे हैव ए स्मूथ क्लोज स्ट्रक्चर विदाउट डैंगलिंग बॉन्ड। अच्छा, तो सबसे पहले आप समझो डैंगलिंग बॉन्ड क्या होता है। डैंगलिंग बॉन्ड का मतलब, डैंगलिंग बॉन्ड क्या होता है, आइए यहीं पे लिख देते हैं डैंगलिंग बॉन्ड क्या होता है। इन डायमंड या ग्रेफाइट में सम सरफेस एटम्स इन डायमंड स्लैश ग्रेफाइट some surface atoms have free valency. In diamond slash graphite some surface atoms have free valency. डायमंड या ग्रेफाइट में कुछ सरफेस एटम्स के पास फ्री वैलेंसी होती है। अब ये जो फ्री वैलेंसी है ये तो बॉन्ड बनाने के लिए फ्री है ना, तो किसी भी एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, इनफैक्ट वो इंप्योरिटी के साथ बॉन्ड बना लेता है। अब जब वो इंप्योरिटी के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसी को कहते हैं डैंगलिंग बॉन्ड। ठीक है, तो इन डायमंड या ग्रेफाइट सम सरफेस एटम्स हैव फ्री वैलेंसी, ठीक है ना, which makes a forms bond with impurity, and this bond is known as dangling bond. This bond is known as dangling bond. ये जो होता है इसको हम कहते हैं डैंगलिंग बॉन्ड। बोलो हाँ या ना। डायमंड या ग्रेफाइट में कुछ सरफेस एटम्स है जो फ्री वैलेंसी है जिनके पास, ठीक है ना, which makes a forms bond with impurity and this bond is known as dangling bond. एकदम सही है। फुलरीन समझ में आया। ग्रेफाइट को हीट करना है वेरी हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिक आर्क में। ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है क्योंकि डैंगलिंग बॉन्ड है इसके, डैंगलिंग बॉन्ड नहीं है इसके पास। और डैंगलिंग बॉन्ड क्या है कि ग्रेफाइट और डायमंड में सरफेस एटम्स के पास फ्री वैलेंसी है, और सरफेस एटम के पास फ्री वैलेंसी है, वो इंप्योरिटी से बॉन्ड बना लेता है, इंप्योरिटी से बॉन्ड बना लेता है, वही डैंगलिंग बॉन्ड है। ये डैंगलिंग बॉन्ड पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो रहा है। चलिए अब देखो इसके बारे में कहा गया है कि सर ये केज लाइक मॉलिक्यूल है, पिंजरे की तरह है, तो दिस इज अ केज लाइक मॉलिक्यूल। आगे बढ़ेंगे तो दिस इज अ केज लाइक मॉलिक्यूल। आगे बढ़ जाएं तो सर ये क्या है, दिस इज अ केज लाइक मॉलिक्यूल। ठीक, यहां पे आइए, दिस इज अ केज लाइक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज अ केज लाइक मॉलिक्यूल। चौथा पॉइंट इसमें आ गया कि सर दिस इज अ केज लाइक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट आपके पास आएगा कि इसको हम C60 बोलते हैं। C60 क्यों बोलते हैं? ये जो केज लाइक मॉलिक्यूल है बच्चे आपके पास, इधर आ गया, ये जो केज लाइक मॉलिक्यूल है इसमें 60 कार्बन है। ये जो डॉट्स है इसको काउंट करोगे तो 60 आ रहे हैं। इट इज C60, इसको बोलते हैं C60। क्या बोलते हैं? C60, मतलब इसमें 60 कार्बन है। ये जो केज लाइक मॉलिक्यूल है इसमें 60 कार्बन है और इसीलिए इसको बोलते हैं हम C60। बोलो हाँ या ना, C60। इसको हम सॉकर बॉल बोलते हैं। सॉकर एक गेम होता है बेटा, सॉकर बॉल। और इसको हम बकमिनिस्टर फुलरीन बोलते हैं, ठीक है ना, नाम है बस याद रखना है, बकमिनिस्टर फुलरीन। फुलरीन की जगह C60 वाले को बकमिनिस्टर फुलरीन बोलते हैं। और इसको प्यार से बेटा शॉर्ट फॉर्म में बकी बॉल बोलते हैं। जैसे आप भी कई लोगों को प्यार से बाबू सोना बुलाते हैं, छोटे छोटे टर्म रख लेते हैं। जैसे मान लो आशुतोष नाम है तो आशु, अभिषेक नाम है तो अभी, विशाल नाम है तो कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, विशु बोल देते हैं। मेरे घर वाले मुझसे प्यार करते हैं ना। आप लोग पता नहीं निब्बा निब्बी वाला पता नहीं क्या चलता है, बाबू सोना। तो C60 को सॉकर बॉल बोलो, बकमिनिस्टर फुलरीन बोलो, बकी बॉल बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना। इस वाले पे थोड़ा राइटिंग वैसे बनता है ना, टेढ़ा हो जाता है। खैर आगे आइए। सर ये जो छठा पॉइंट है, ये C60 का मतलब क्या हुआ? 60 वर्टेक्स हैं ऑक्यूपाइड बाई कार्बन। 60 वर्टेक्स है ना, इज ऑक्यूपाइड बाई कार्बन। 60 वर्टेक्स इज ऑक्यूपाइड बाई कार्बन। 60 वर्टेक्स हैं जो कार्बन से ऑक्यूपाइड होते हैं। बढ़िया। सातवां, 60 वर्टेक्स हैं जो ऑक्यूपाइड बाई कार्बन होते हैं। अच्छा, 60 वर्टेक्स ऑक्यूपाइड बाय कार्बन है, बहुत अच्छी बात है। फिर आ जाते हैं कि सर इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है। अभी तक डायमंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आया, लेकिन यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है। इट कंटेन्स बोथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, भाई इनऑर्गेनिक को बहुत लिखना पड़ता है ना। इट कंटेन्स बोथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना।
इसमें भाई 5 मेंबर रिंग भी होता है और 6 मेंबर रिंग भी होता है। शायद आपने ध्यान दिया हो तो आपको चमका हो कि सर वो जो केज लाइक मॉलिक्यूल है उसमें 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग दोनों है। पलटो पन्ना, पन्ना पलटो, पन्ना पलटो भाई, पन्ना पलटे ही पता चला कि सर इसमें 5 मेंबर रिंग भी और 6 मेंबर रिंग भी है। आपको देखोगे तो बेटा ये 6 मेंबर रिंग आपको चमक रहा है क्या? दिस इज अ 6 मेंबर रिंग भी चमक रहा है। और बेटा ये जो मैं बगल में बना रहा हूं ये 5 मेंबर रिंग भी चमक रहा है क्या? तो बकी बॉल में 6 मेंबर रिंग भी और 5 मेंबर रिंग भी है। समझ में आया? इट हैज 6 मेंबर रिंग ऑल्सो, 5 मेंबर रिंग ऑल्सो, इनफैक्ट 26 मेंबर रिंग। कहां गया? इट हैज 5 मेंबर रिंग जो है वो 6 मेंबर रिंग 20 है और 5 मेंबर रिंग बेटा 12 है। ठीक है ना? इट हैज 12 5 मेंबर रिंग एंड 26 मेंबर रिंग। इट हैज 12 5 मेंबर रिंग एंड 26 मेंबर रिंग। एकदम समझ में आया? क्लियर है? चलिए, इट हैज 12 5 मेंबर रिंग एंड 26 मेंबर रिंग। और आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, अब देखो फुलरीन का एक कॉन्सेप्ट है। फुलरीन का कॉन्सेप्ट है कि जो बड़ा वाला है वो छोटे में फ्यूज हो सकता है पर छोटा वाला बड़े में फ्यूज नहीं हो सकता। मतलब जो 6 मेंबर रिंग है बड़ा वाला वो 6 से भी फ्यूज हो सकता है, 5 से भी फ्यूज हो सकता है। मतलब 6 मेंबर रिंग के बगल में 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, लेकिन 5 मेंबर के बगल में ओनली 6 मेंबर रिंग हो सकता है। 5 छोटे वाले से नहीं मिलेगा। बड़ा वाला छोटे वाले के साथ फ्यूज हो सकता है, छोटा वाला बड़े वाले के साथ ही होगा। समझ में आया कि 6 मेंबर रिंग इज, 7वां पॉइंट, थोड़ा सा राइटिंग कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। 6 मेंबर रिंग इज फ्यूज्ड विथ बोथ 6 member ring is fused with both 5 and 6 member ring. ठीक है ना? Both 5 and 6 member ring. But 6 member ring is fused with both 5 and 6 member ring. But 5 member ring can only fuse with 6 member ring. But 5 member ring can only fuse with 6 member ring. अच्छा, छोटा वाला केवल बड़े के साथ फ्यूज होगा बट बड़ा वाला छोटे के साथ भी हो सकता है। 8वां, यार यहां पे कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है कि 4? सर यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड भी है तो कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। कार्बन यहां पे केवल 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। यहां पे 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अच्छा, यहां पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां भी डीलोकलाइज है एंड ये जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है यहां पे एरोमेटिक कैरेक्टर दे रहा है। The delocalized electron gives aromatic character to the fullerene. Fullerene stable माना जाता है, एरोमेटिक है। ठीक है ना? यहां पे 9th पॉइंट लास्ट पॉइंट है इसलिए लिख लीजिए, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन गिव्स एरोमेटिक कैरेक्टर टू द मॉलिक्यूल। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन गिव्स एरोमेटिक कैरेक्टर टू मॉलिक्यूल। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन गिव्स एरोमेटिक कैरेक्टर टू मॉलिक्यूल। ठीक है ना? रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो एरोमेटिक कैरेक्टर देता है मॉलिक्यूल को। एकदम समझ में आया? कोई दिक्कत, परेशानी? पानी पी लें? पानी पी लेते हैं। ये नहीं भाई, पानी पी लेते हैं। फिर आपके पास अब केवल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन बचे हैं। ठीक है? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन बचे हैं आपके पास। ठीक है? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन बचे हैं। इसके बाद मैं एक और आपको रिकॉर्डिंग वीडियो दूंगा, ठीक है, जिसमें कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन आपका कवर होगा। ठीक है बच्चे, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।